एक सेकंड। अच्छा जी, आज टेस्ट का एक मिनट मैं रिजल्ट देख लूं पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ माशाल्लाह, आज भी रिजल्ट तो काफी अच्छा है आप लोगों का। मेरे ख्याल से 5 बेसिकली लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया एग्जाम, और बाकी तो ऑलमोस्ट सारों ने मतलब स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफी ने कंप्लीट नहीं किया। लेकिन नंबर अच्छे हैं, वो एंड में बताऊंगा आपको कि इस दफा मतलब परफॉर्मेंस काफी बेहतर गई है। स्पेशली जो अपर साइड है 74 एंड अबव में काफी माशाल्लाह लोग अवेलेबल अभी सब आ गए हैं। तो चलिए, अच्छी बात है। इसका मतलब है आप सिस्टम से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चीजें जो हैं वो मजीद बेहतर होती जाएंगी। और अब पहला हम इसको रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में अपना क्वेश्चन मेयर भी खोल लूं ताकि आप लोगों के साथ अच्छा, ये सबसे पहला क्वेश्चन था कि 86 इयर्स फीमेल और फ्लैंक पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट हुआ था। और उसके बाद ये था कि इसमें अगर आप इसके इमेजेस को मैं ओपन करूं तो एक तो इसमें आपके साथ ये सारी की सारी एरिया था जो थोड़ी सी कलेक्शन सी थी, जिसकी पेरिनेफ्रिक एरिया था। उसके अलावा दूसरे में इमेज के अंदर इसके अंदर यहाँ पे भी एक वो डायलेटेड बेसिकली यूरेटर आ रहा था। और लेकिन जो ज्यादा डायग्नोस्टिक इमेज था वो बेसिकली ये वाला था कि जिसमें आपको यहाँ पे करके जहाँ पे ब्लैक एरो मार्क हुआ हुआ था, यहाँ पे आपको इसके अंदर एक मैं दूसरी ऑप्शन के साथ, हाँ एक सेकंड दे। असल में ना जो सीक्वेंस है वो थोड़ा डिफरेंट है दोनों का। एक सेकंड सिर्फ। जी, अब हम चलते हैं। अच्छा, इसमें जो फाइंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और जो ऑप्शंस थे आपके पास, पहला था यूरिटेरिक स्ट्रक्चर या यूरिट्रल स्ट्रक्चर। दूसरा था ब्लड क्लॉट इन यूरेटर। नेक्स्ट था रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, और उससे अगला यूरोलिथियासिस या कैलकुलस, और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरेटर। अब इसमें जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी आपकी, वॉइस सॉरी एक मिनट, स्क्रीन शेयर भी नहीं हुई। एक मिनट ये असल में ना, हाँ हाँ, हाँ जी, मेरा ख्याल है अब बारी होगी स्क्रीन। हाँ, हम ठीक है। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको फिर दोबारा आपको इमेजेस दिखा देता हूँ कि इस इमेजेस में जो था आपके लिए वही डायलेटेड रीनल पेल्विस था। उसके बाद यहाँ पे यूरेटर डायलेटेड था, और तीसरा ये जो था इस इमेज के अंदर जो कंट्रास्ट का इमेज था, इसमें आपको सारे के सारे एक आउटलाइन नजर आ रही थी। और इस जगह पे जहाँ पे तकरीबन मिड यूरेटरिक एरिया है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर या नर्विंग था, जिसकी वजह से ये सारे का सारा ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुई थी। और ऑब्स्ट्रक्शन इतनी थी कि इसकी पेरिनेफ्रिक जो थोड़ी सी कलेक्शन भी डेवलप हो गई थी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जो डायलिटेशन की वजह से ये लीकेज स्टार्ट होती है, या क्लीसियल रप्चर वगैरह कोई इसकी वजह से हुई थी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थी कि किसमें पेशेंट में जो मेन हिस्ट्री थी वो लेफ्ट कोलेक्टमी थी। जो यूरेटर की ब्लड सप्लाई होती है, वो आपको आइडिया है कि बहुत सारी जगह से ड्राइव हो रही होती है। उसमें से अगर हम इसको 3 मेन हिस्सों में मतलब डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर वाली किडनी से कुछ ना कुछ एरिया से आती है, फिर नीचे वाले जो पार्ट होता है वो आपका ब्लैडर से कुछ ना कुछ ब्लड सप्लाई मिल जाती है, और जो दरमियान वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा इस तरह का होता है कि जो इस्कीमिया डेवलप कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो कि अगर आपको किसी ने हिस्ट्री दी हुई है कि इसमें लाइकली पहले सर्जरी हो चुकी हुई है, जिस तरह इसके अंदर एक पेशेंट था और उसके अंदर जो लेफ्ट कोलेक्टमी हुई थी, और ये जो यूरेटर है ये भी लेफ्ट साइड का था, तो उसकी वजह से जो हमारे पास पहली ऑप्शन आती थी वो यही थी कि इसमें जो आर्टीरियल सप्लाई है वो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हुई, उसकी वजह से
सर्जरी के दौरान, क्योंकि ये जो मिड पार्ट की सप्लाई ये बड़ी मतलब जिस होता है ना वाटरशेड एरिया ही होता है इसका, तो वहां पे फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये मोस्ट लाइकली पोस्ट सर्जिकल इस्कीमिया की वजह से जो है वो डेवलप हुआ और उसकी वजह से आगे चले। अब बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास, ब्लड क्लॉट आपको आइडिया है कि अगर हम कंट्रास्ट स्टडी करते हैं तो वो फिलिंग डिफेक्ट की तरह नजर आता है। वो इस तरह नैरोइंग फोकल नहीं करेगा कभी भी, वो हमेशा आपको कन्वेक्स मार्जिन के साथ नजर आता है। जो रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस होती है वो क्या करती है, वो मीडियली एक तो यूरेटर को खींचती है क्योंकि उसने फाइब्रोज होना होता है और यूरेटर्स को ले जाती है, और दूसरे नॉर्मली एक साइड की किडनी इन्वॉल्व नहीं होती, दोनों साइडों की किडनीज इन्वॉल्व होती हैं और उसमें ठीक ठाक मीडियलाइजेशन होती है यूरेटर की। और उसके बाद फिर जो उसका डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेटर है, यानी कि जो कंट्रास्ट इसके आगे भी आपको जाता नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला एरिया भी जाहिर बात है वहां पे नजर नहीं आता क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नर्विंग कर देती है। उसके बाद जो है फिर यूरोलिथियासिस बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उसका भी आपको आइडिया है कि अगर यहाँ पे हमने ये फिलिंग डिफेक्ट की तरह नहीं नजर आ रहा है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर की तरह नजर आ रहा है, तो इस वजह से उसकी भी ऑप्शन नहीं थी। बाकी टीसीसी था। टीसीसी जो इंट्रा यानी कि वैसे तो अपर एंड लोअर पार्ट पे ज्यादा होते हैं, लेकिन वो एसोसिएट कर सकते हैं यूरिटेरिक टीसीसीस के साथ भी, क्योंकि वो ड्रॉप भी कई दफा करते हैं। अगर खासतौर पे किडनी में हो तो वो ड्रॉप करके इसमें भी आ जाते हैं जो यूरिटर है उसके अंदर। तो इसमें लेकिन वो क्या होते हैं, वो नॉर्मली पॉलीपॉइड मैस होते हैं और इरेगुलरिटी होती है उनके एंड्स पे जहाँ पे भी वो ट्यूमर एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इस सारी चीजों के अंदर जो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस था वो आपका यूरिटेरिक स्ट्रक्चर था ड्यू टू इस्कीमिक इंसल्ट रिजल्टिंग इन स्कारिंग। और उसके अलावा जो हो सकती हैं कॉजेज, उसके अलावा ये यानी कि जो यूरिटेरिक स्ट्रक्चर की वो डायरेक्ट यानी कि जो यूरेटर है उसकी अपनी इंजरी भी हो सकती है। उसके अलावा जो है वो जो एक और जो यहाँ पे बड़े कॉमन रीजन है वो ये कि कैलकुलस जब पास होता है तो वो भी कई दफा जो है अगर एरोड कर दे यूरेटर को तो उसके बाद भी फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। तो स्पेशली जहाँ पे मतलब आपको बाकी कॉजेज आनी चाहिए वहाँ पे ये दो कॉजेज भी इंक्लूड करें उसमें, कि मोस्ट लाइकली इस्कीमिक अगर स्पेशली मिड पार्ट में है, और पोस्ट पैसेज ऑफ स्टोन अगर उसने ठीक ठाक रोड कर दिया है आपके यूरिटेरिक वॉल्स को, म्यूकोजा को, तो वो भी स्टेनोसिस और स्ट्रक्चर के अंदर रिजल्ट कर सकता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जो कि उम्मीद है कि काफी लोगों का ठीक ही हुआ होगा। जी अगला क्वेश्चन था 37-year-old फीमेल, ये क्वेश्चन था और उसमें आपके साथ क्या लिखा हुआ था कि सडन ऑनसेट ऑफ स्फीयर लोअर क्वाड्रेंट पेन। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आपने एक तो एक बड़ा सारा सिस्टिक एरिया है ही है जो कि आपको इसमें नजर आ रहा था। एक सेकंड, मुझे इनको साथ साथ ही क्लोज करने के बाद में, नहीं तो रश मच जाता है। लेकिन जो डायग्नोस्टिक इमेज था वो ये था, और उस इमेज में क्या था कि आपको यहाँ पे एक जो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर था उसको कनेक्ट किया हुआ था एक सॉर्ट ऑफ स्टॉक ने या पेडिकल ने, और उस पेडिकल में आपको थोड़ा सा स्विरलिंग साइन नजर आ रहा था कि जिसमें वो चीज जो थी या ट्विस्ट हुई थी जो वेसल्स थी। और तीसरी चीज जो थी वो क्या थी कि ये टुवर्ड्स मिड लाइन आया हुआ था, मतलब यानी कि ये जो स्ट्रक्चर था ये जितना हम यानी कि मिड साइड पे आ सकता है वो उतना, यानी कि जितनी उसमें गुंजाइश थी वो वहां पे आया पड़ा था। तो अगर आपको ये तीन फाइंडिंग्स मिलते हैं, बल्कि इसमें से कोई भी फाइंडिंग मिल जाए, उसमें आपने ये याद रखना है कि ये बेसिकली ओवेरियन टॉर्जन को इंडिकेट करता है। और ओवेरियन टॉर्जन कैसे होती है कि आपको पेडिकल ट्विस्टेड नजर आता है जिस तरह आपको इस इमेज में नजर आ ही रहा है। और दूसरा एक और जो मेन फाइंडिंग होती है वो ये होती है कि ओवरी रिलेटिवली मीडियली आ जाती है। मतलब उसकी एक जो फाइंडिंग्स आप अल्ट्रासाउंड में भी देखते हैं वो ये होता है कि एडेनेक्सल मैस आपको थोड़ा सा मिड लाइन की तरफ स्विच नजर आ रहा है, यानी कि यूट्रस के पीछे, क्योंकि जाहिर बात है कि वो जो इसकी ट्विस्टिंग होगी तो ट्विस्टिंग की वजह से जो उसकी लेंथनिंग है वो कम हो जाती है। तो जो ओवरी है या जो भी मैस है उसके साथ एसोसिएटेड वो सारा मिडियली प्लेस हो जाएगा। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये फाइंडिंग नजर आ रही होगी कि ये जो मैस है ये सॉर्ट ऑफ मतलब जितना मैस है आप इसको लेटरल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये उतने मीडियली आगे बैठा हुआ है। तो इस वजह से इसके अंदर अगर आपको ये दो फाइंडिंग्स मिल जाए तो फिर आपने ये याद रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये होती है कि नॉर्मली ओवेरियन ट्विस्टिंग विदाउट मैस पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में तो हो सकती है क्योंकि उनकी कई तो फिक्सेटी नहीं हुई होती है ओवरीज पीछे ना, यानी कि जहाँ पे उनको होना चाहिए। लेकिन जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें नॉर्मली वो डर्मोइड ओवेरियन सिस्ट या इस तरह की कोई ओवेरियन ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड होती है, और पेशेंट जब प्रेजेंट करता है तो वो एक्यूट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। वो एक्यूट पेन उसके एडनेक्सल मैस की वजह से नहीं होती क्योंकि वो तो शायद लॉन्ग टर्म काफी अरसे से डेवलप हो रहा है, लेकिन उसकी जो मेन कॉज होती है जो आपकी
इसकी पेन की, दैट्स इस्कीमिक के उसका जो है वो रुक जाता है। उसके अलावा और क्या फाइंडिंग्स होती हैं? उसके अलावा आपको हेमरेजिक एरियाज मिलते हैं ओवरी के अंदर। उसके अलावा जो है आपको जो उसके अगर वो फॉलिकल्स उसमें हैं तो वो पेरिफ्री पे रेंज्ड मिलते हैं और वो डिस्टेंड हो चुके होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब ओवेरियन टॉर्जन होती है तो नॉर्मली उसमें बेसिकली वीनस कंजेशन या वीनस टॉर्जन ज्यादा होती है। वीनस टॉर्जन से क्या होता है कि जो ब्लड की रिटर्न है वो रुकता है, जो आर्टीरियल है वो नहीं रुकता इतनी जल्दी इसमें। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आर्टरी अंदर गश्त करती रहती है ब्लड, लेकिन जो उसका रिवर्सल है ब्लड का वो रुक जाता है। तो उसकी वजह से फिर हेमरेजिक एरियाज डेवलप हो जाते हैं, अंदर एडिमा डेवलप हो जाता है और ओवरी का अपना साइज भी इनलार्ज करना शुरू कर देता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको याद होने चाहिए कि जब भी आप एडनेक्सल टॉर्जन का केस देखें तो उसमें स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि सारे जो आसपास स्मॉल बाउल की ये चीजें पड़ी हुई हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि फोकल एक ही आपको लूप मिले और पीछे उसके यानी कि जो अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है दोनों साइडों पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस ना हो। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में नॉर्मली अगर इस तरह की कोई चीज प्रेजेंट करती तो वो एब्सेस होनी थी, और एब्सेस होने की वजह से क्या था कि एब्सेस में ये होता है कि वो तो फिर रिंग एनहांसिंग होती है और प्रॉपर हमें रिंग एनहांसमेंट मिल रही होती है, और फिर इतनी फाइन इसके साथ जो फैट पड़ी हुई है वो इतनी फाइन कभी भी नजर नहीं आती हमें। ठीक है, हाइड्रोसाल्पिंग्स के लिए याद रखना आपने कि उसके अंदर क्या होता है कि आपके साथ इनकम्प्लीट सेप्टेशंस होती हैं, तो वो उसके अंदर वो भी आपको साथ सारी नजर आनी चाहिए। ओवरी का कॉर्टेक्स शुड नॉट देयर बी ओनली एनी कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी, नहीं मसला इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि जो मैस है इसमें अब एक में आपको हो सकता है अगर आप इसको ब्राउज करें तो आपको आगे पीछे कोई थोड़े से वो ज्यादा यानी कि ओवरी का स्ट्रक्चर नजर आए, लेकिन यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि ये एक मैस पड़ा हुआ है साथ यहाँ पे ओवरी और ये पेडिकल इसके साथ है। तो ये बेसिकली ये भी सारे का सारा इनलार्ज हुआ हुआ है और साथ ये पूरी की पूरी जो ओवरी है वो इनलार्ज हुई भी है। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन हमारा। उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक सेकंड दीजिए। कमरे में गर्मी ज्यादा हो रही थी इसमें। अच्छा जी, एक सेकंड। हाँ जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट में। वो ये था कि क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें तो था पेशेंट थी 85-year-old फीमेल विद शॉक फॉलोइंग रप्चर ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी एन्युरिज्म कंफर्म्ड एट एंजियोग्राफी। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो इसकी दो हिस्ट्रीज आपको दी गई हैं। एक तो ये है कि ये पेशेंट शॉक में गई थी, ठीक है, और शॉक के बाद क्या होता है कि वो पेशेंट जो है वो मतलब हाइपोपर्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है और उसकी हाइपोपर्फ्यूजन हुई, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली रीनल इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कि ऑब्वियसली अगर हाइपोक्सिक या हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाए तो एक्यूट रीनल इंजरी फौरन कई दफा हो जाती है। और दूसरी चीज क्या थी कि एंजियोग्राफी हुई है, तो एंजियोग्राफी में क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो कंट्रास्ट इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि इसकी एक तो शॉक था और शॉक के बाद इसको जो है वो कंट्रास्ट भी लगा दिया गया एंजियोग्राफी करते हुए। तो इनमें से दो चीजों को अगर आप देखें तो इसमें आपको पहली फाइंडिंग जो थी वो मिल रही थी एक्सरे के ऊपर, और एक्सरे में अभी क्या फाइंडिंग थी कि ये तो आपको साथ कॉइलिंग शॉइलिंग वगैरह जो रीनल आर्ट उसकी थी वो तो नजर आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे भी इसके ऊपर एक पूरा हाइपरडेंस स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, जो कि बाद में आपको सीटी के ऊपर ये कंफर्म हुआ कि वो वहां पे गॉल ब्लैडर था। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शंस थी उसमें एक मिल्क ऑफ कैल्शियम बाइल थी। जो मिल्क ऑफ कैल्शियम बाइल होती है वो कभी भी आपको एक्सरे पे नजर नहीं आती। और उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि विकेरियस एक्सक्रीशन, और तीसरी चीज हाइड्रोजेनिक फॉलोइंग कोलेंजियोग्राफी, और फिर हीमोबिलिया, और फिर गॉल स्टोन्स एंड स्लज। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि एक तो हमारी हिस्ट्री बहुत फेवर कर रही थी कि इसमें क्या हुआ है कि आपका जो कंट्रास्ट होता है वो अब चूंकि किडनीज जो थी वो तो एआरआई में चली गई या रीनल इंजरी में चली गई, तो फिर कंट्रास्ट का दूसरा तरीका जो निकलने का होता है वो क्या होता है कि वो फिर हेपेटोबिलियरी सिस्टम को यूज करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो केरियस एक्सक्रीशन होती है उसमें ये होता है कि वो कंट्रास्ट जाके जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर ओपेसिफाई कर जाता है। और अगर आपको गॉल ब्लैडर एक्सरे पे नजर आ रहा है
तो एक्सरे पे या सीटी पे नहीं, अभी हम कह रहे हैं एक्सरे पे अगर नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट लाइकली जो है वो रीनल फेलियर का पेशेंट है, यानी कि अगर आपको उसके बाद कंट्रास्ट गॉल ब्लैडर में नजर आया। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर में नजर नहीं आ रहा तो जो मिल्क ऑफ कैल्शियम बाइल है या जो ये स्लज है ये आपको सीटी पे भी नजर आ जाती है, मतलब सीटी पे भी हाइपरडेंस होती है। लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि किडनी फेलियर के पेशेंट में अगर आपको जो पेशेंट, यानी कि अगर बल्कि आपको अगर पेशेंट लगाया जाए और जिसमें ये गॉल ब्लैडर की पिक्चर इस किस्म की है जिस तरह की ये है, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपका ये पेशेंट पोस्ट प्रोसीजर रीनल फेलियर के साथ प्रेजेंट हुआ है, क्योंकि एक्सरे में आपके जो है ये दूसरी जो डायग्नोसिस हैं वो नजर नहीं आती कोई भी। वो सीटी में जरूर हाइपरडेंस होते हैं लेकिन उनकी भी हाइपरडेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इसकी है। और उसके अलावा बाकी जो है वो जो अगर आइट्रोजेनिक आइट्रोजेनिक नॉर्मली एंजियोग्राफी के साथ नहीं होती, वो नॉर्मली ईआरसीपी या कोई इस तरह का प्रोसीजर जो होता है कोलेंजियोग्राम उसके साथ होती है, और इस तरह की इसमें कोई हिस्ट्री नहीं थी। तीसरा जो हीमोबिलिया, हीमोबिलिया में ये होता है कि वो भी इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन की हिस्ट्री होगी, और दूसरा ये है कि इतनी ओपेक ओपेक नहीं होती, यानी होमोजेनस ओपेक है बाइल ये वाली। तो ये बेसिकली कंट्रास्ट या आयोडीन को ही शो कर रही है कि इसमें आयोडीन आया पड़ा है। और बाकी जो है वो स्लज और वो जाहिर बात है कि नहीं है, क्योंकि वो भी हमने देख लिया कि इतने हाइपरडेंस नहीं होते। तो इसमें जो ठीक ऑप्शन थी वो बी थी, विकेरियस एक्सक्रीशन की। इसके बाद हम आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, चौथे क्वेश्चन को दिखाने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, वो इस इमेज को देखें आप पहले। अच्छा, इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आपको इसमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर कंट्रास्ट एक्स्ट्रा विजेट हुआ है और वो इस जगह पे आया हुआ है, ये जो जगह है सारी की सारी, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर है। और जो पेरिटोनियम होती है वो आपको पता है कि यहाँ से पीछे से आती है और वो रेक्टम के ऊपर से होती हुई, ब्लैडर के ऊपर से होती हुई आगे नीचे जाती है और फिर ये ऊपर चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंट्रापेरिटोनियल रप्चर है तो फिर कंट्रास्ट ने क्या करना है, उसने जाके, क्योंकि इसके अंदर बाउल पड़ी हुई है ना सारी, तो बाउल लूप्स को भी आउटलाइन कर देना है। और अगर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर है तो इसमें क्या होगा कि ये जो सारे का सारा कंट्रास्ट है वो इसके अंदर आगे वाली साइड पे, जिस तरह ये जगह है प्यूबिक सिंथेसिस और ये सारा एरिया, यहाँ पे सारे के सारा जो है ना इसका कंट्रास्ट जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये दो स्पेसेस आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बताओ कि इंट्रापेरिटोनियल रप्चर कहाँ जाएगा कंट्रास्ट, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर में किस स्पेस के अंदर वो रहेगा, यानी कि इसमें वो पेरिटोनियम के अंदर या बाउल लूप्स के अंदर नहीं जाएगा, वो आगे आगे या उसके अंदर जो मूव करता जाएगा। जबकि ये जो है, ये जो इंट्रापेरिटोनियल रप्चर है ये सिर्फ डूम की जगह पे होगा, ऊपर वाली जगह पे, ठीक है। और यहाँ से ये जो है वो प्रेशर करता है, तो इसका इसके रप्चर के चांसेस नॉर्मली लेस लाइकली होते हैं, अनलेस के ब्लैडर फील्ड ट्रॉमा ना हो, क्योंकि इधर से आपके लिए मुश्किल है कि किस तरह आप उसको रप्चर करेंगे। जबकि बाकी सारे का सारा जो पोजीशन है वो यहाँ पे है कि अगर बोन फ्रैक्चर होगी, प्रोस्टेट में कोई मसला होगा, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा या कोई इंस्ट्रूमेंटेशन होगी, तो वो सारे के सारे जो है वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर पे पेशेंट शिफ्ट होता जाएगा। अब बात कीजिए हमारा पेशेंट था, तो उस पेशेंट के लिए सबसे पहले आपने तो इस इमेज को देखें, ये इमेज, इस इमेज को अगर आप उससे कोरिलेट करें तो आपको ये आइडिया होगा कि जो भी चीज़ है वो बेसिकली इंट्रापेरिटोनियम नहीं गई हुई, वो यहाँ से अगर हम उस इमेज के साथ इसको कंपेयर करें तो कहाँ गया वो इमेज, ये देखें। अगर मैं इस इमेज के साथ इसको कंपेयर करता हूँ तो फिर आपको अब इन दोनों को साथ साथ रख के आप देख लें कि ये यहाँ से ये बेरिड ब्लैडर की अगर कंट्रास्ट की एक्सक्रीशन इस जगह पे है, जिस तरह यहाँ पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहली चीज तो ये है कि ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर है। और जो यहाँ से अगर अंदर जाता है, यानी कि ये ब्लैडर इस जगह से लीक करके यहाँ जाता है, तो फिर हम इसको इंट्रापेरिटोनियल रप्चर कहते हैं। अब हम आते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऑप्शंस क्या कहते हैं, जिसमें था 64-year-old मेल पेशेंट विद abdominal pain, abdominal and pelvic pain following cystoscopic removal of a distal left ureteric calculus। इसमें सबसे पहले क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, वो थी कि इसकी रीसेंट इंटरवेंशन भी है, ठीक है। अब अगर हम रीसेंट इंटरवेंशन हो जाते हैं तो हमें ये पता है कि जो एक सेकंड हमें ये पता है कि पेल्विक फ्रैक्चर्स, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल जो है ब्लैडर रप्चर के कॉजेज हैं। तो इधर से एक तो आपको यहाँ से हिंट था इसका कि जो है ना वो आपके ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन हुई हुई थी, और दूसरा ये था कि अब हमारे पास बाकी ऑप्शन क्या क्या थी। हमारे पास एक तो थी इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर ऑफ ब्लैडर। अच्छा, पहली चीज ये कि ये क्या स्टडी कौन सी थी,
ये स्टडी बेसिकली सिस्टोग्राम थी, ये कि कंट्रास्ट जो है वो इंस्टिल किया गया था ब्लैडर के अंदर। ये आईवी कंट्रास्ट स्टडी नहीं थी, क्योंकि कोई भी वेसल जो है वो पैसिफाई नहीं हुई थी इसमें, तो इसलिए ये कंट्रास्ट इंस्टिल किया गया था। और ये जो आपको सारा हाइपरडेंस एरिया नजर आ रहा है, ये सारे का सारा ब्लैडर के इक्वल है, यानी कि इसका और ब्लैडर की डेंसिटी डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैडर भी वो जो है बाद में ये जो ऊपर वाला एरिया ये शायद खाली हुआ है, और ये सारे का सारा आपको एरिया नजर आ रहा है। अब इसमें जो मतलब आपके लिए मेन टेक होम मैसेज था वो ये था कि एक तो आपको एक्स्ट्रा पेरिटोनियल और इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर का सीटी पे बिल्कुल क्लियर आइडिया हो कि कहाँ से आप सैजिटल, मेरे ख्याल है सबसे बेस्ट व्यू है आपका देखने के लिए कि अगर आपने इंट्रा और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सीटी पे क्लियर करना है, क्योंकि उसका मसला ये है कि अगर हम इधर देखें ना तो हमें लग तो रहा है कि आगे गया हुआ है, लेकिन आप आगे क्लियर आउट करते करते काफी टाइम लगाएंगे कि वो हो, यहाँ तो बाउल लूप्स भी नजर आ रही हैं, यहाँ पे ये भी है। लेकिन अगर हम इसको देखें, जो फिगर 6 है, ये जो मैंने ये वाली लगाई हुई है, तो इसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है कि जो ये वाला कलेक्शन है ये कहाँ पड़ी है और उसके बाकी चीजों की रिलेशनशिप से इसका क्या ताल्लुक है। बाकी रह गया पेल्विक ब्लीडिंग। पेल्विक ब्लीडिंग जो है उसकी नंबर एक चीज ये है कि ब्लड है ही नहीं है, तो बेसिकली इंस्टिल्ड स्टडी है जिसमें हमने जो है वो कंट्रास्ट को इंजेक्ट किया और वो कंट्रास्ट जो है वो स्प्रेड किया। और अगर वो कोई हीमाटोमा टाइप की चीज होती तो उसमें फिर वो आपको उसके स्पेसेस और वो जो ये ब्लैडर फिलना होता है और ये साइडों से जिस तरह फ्लेम लाइक वो जो पेरेंट्स होती है ना, उसके अंदर जो है वो आपकी यानी कि आ जाती है इसमें। फ्रैक्चर कोई नहीं है जिसमें, फ्रैक्चर है ही नहीं, क्योंकि ये ट्रॉमेटिक नहीं है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये ट्रॉमेटिक केस नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टोस्कोपिक रिमूवल का था। तो इसलिए आप लोगों ने एक कॉज ऑफ हाइड्रोजेनिक, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत कॉमनली ये रिमूव करते हैं स्टोन यूरिटेरिक थ्रू सिस्टोस्कोपी, और सिस्टोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी बहुत बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से जो ब्लैडर रप्चर होता है, तो आपने याद रखना है कि ये नॉर्मली उसकी वजह से ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर हम अगले पे चलते हैं। कौन सा था? हाँ जी, ये वाला। इसमें हिस्ट्री इंपॉर्टेंट थी। पहले सबसे पहले ये था कि 56-year-old फीमेल, actually 56-year-old female with chronic intermittent left flank pain and urinary tract infection who is paraplegic, ठीक है, from multiple sclerosis with fever and hypotension। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी कि एक तो आप अगर इसकी इन्हांसमेंट देखें ना, तो ये जो किडनी थी इसकी इन्हांसमेंट इससे कम थी दूसरी कॉन्ट्रालेटरल साइड्स। तो उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि यहाँ पे जो है ये फिलिंग डिफेक्ट्स आ रहा है इस चीज में, ये जो आ रहा है यहाँ पे। तो ये फिलिंग डिफेक्ट था, ये इसको किस चीज को इंडिकेट कर रहा था? ये इसके यूरिटेरिक यानी सॉरी PUJ कैलकुलस को इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे एक कैलकुलस पड़ा हुआ है। अब कैलकुलस पड़ा हुआ है, उसके साथ फिर एक ये सॉर्ट ऑफ इन्हांसिंग एंड थोड़ी सी लीकी ये जो कलेक्शन थी जो कि साथ किडनी के साथ पड़ी थी, और उसके साथ जो जितनी फैट प्लेन थी वो सारी की सारी बड़ी सब यानी कि डर्टी टाइप फ्लैट प्लेन थी या फैटी इन्फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पड़ी थी और उसके साथ सब्टेशन वगैरह जा रहे थे। तो इसमें जो मतलब इन सारे फीचर्स को अगर कलेक्ट करेंगे आप, तो इसमें यह था कि एक तो ऑब्स्ट्रक्टेड रीनल कलेक्टिंग सिस्टम था, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उसको पहले थी, और पैराप्लेजिक थी। सारी बात है कि इसको ब्लैडर भी इसका आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो चुकी होगी। अगर पैराप्लेजिया तो हो सकता है ब्लैडर एंड बाउल डिस्फंक्शन भी डेवलप हो गया हो। तो वो सारी के सारी जो चीजें हैं वो मिलके इसमें पायोनेफ्रोसिस को जो था वो इंडिकेट कर रहे थे कि ये पायोनेफ्रोसिस है और पेरी रीनल जो है इसमें एब्सेस या कलेक्शन डेवलप हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें जो बाकी थे, हाँ इसमें एक मिनट, जो बाकी ऑप्शंस थे वो मैं क्लियर कर देता हूँ। हाइड्रोनेफ्रोसिस सिंपल नहीं था ये ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस होता तो वो इसे काफी डिफिकल्ट होना था। और फिर रीनल एब्सेस क्यों नहीं थी? रीनल एब्सेस इसलिए नहीं थी कि जो रीनल एब्सेसेस होती हैं वो नॉर्मली रीनल पैरेन्काइमा के अंदर डेवलप करती हैं, वो रप्चर कर सकती हैं, लेकिन सबसे पहले जो उसके अंदर फाइंडिंग जरूरी थी आपके लिए, वो आपके अंदर किडनी के अंदर आपको एक एब्सेस नजर आना भी जरूरी था। और दूसरा ये था कि कैलकुलस कहाँ पे, हाँ रीनल कैलकुलस वाज अ कॉज, लेकिन ये सिर्फ हम इस पेशेंट को रीनल कैलकुलस कह के मतलब हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए जो है ना हमने इसको लिखना है। और दूसरा था पायोनेफ्रोसिस था, पायोनेफ्राइटिस नहीं था। वो भी मैं आपको बताऊंगा पायोनेफ्राइटिस, और पायोनेफ्राइटिस का आगे एक शायद केस है जिसमें हम देखेंगे भी इसको। लेकिन ऐसे पेशेंट के अंदर जहां पे आपको किडनी के अंदर एब्सेस नजर नहीं आ रही कहीं पे भी, और आपको पेरीनीनल कलेक्शन और जो आपका कलेक्टिंग सिस्टम है वो नजर आ रहा है, तो आपने इसको पायोनेफ्रोसिस ही लेबल करना है।
और उसके बाद इसकी सारी बातें ड्रेनेज करेंगे, इसके साथ सारी पस्ट मूवी, और इसके अंदर जो आपके है वो ड्रेन डाल देते हैं। ड्रेन डालने से ये होता है कि लीकेज स्टार्ट हो जाती है और पस्ट सारी, और इसका भी इसी तरह ही किया गया था जो हिस्ट्री दी हुई है कि नेफ्रोस्टमी कैथेटर वाज प्लेस्ड एंड जो कैलकुलस था वो भी रिमूव कर दिया गया और साथ इसको भी ड्रेन कर दिया गया, तो पेशेंट ये ठीक हो गया। जो और बाकी ये जरूर था कि रीनल ये कैलकुलस इसके अंदर फाइंडिंग जरूर थी, लेकिन इट वाज नॉट द मेन फाइंडिंग। मतलब अगर आप इस पेशेंट को सिर्फ रीनल कैलकुलस कहेंगे तो वो पूरा नहीं है, आपने इसको पायोनेफ्रोसिस का जो है पूरा हिसाब किताब बना के देना है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं जो कि हमारा ये वाला था। अच्छा, इसमें 79-year-old मेल पेशेंट, पहली बात, ठीक है, और दूसरा ये है कि विद ग्रॉस पेनलेस हीमाचूरिया। एग्जाम में पेनलेस का मतलब ऑलमोस्ट एक ही होता है, वो सर्टेनिटी के साथ क्या होता है कि ये कोई लाइकली जो है वो कोई अनलेस के वो मैकल्स वैकल्स टाइप चीज ना हो, लेकिन वो पेनलेस का अदरवाइज मतलब ट्यूमर ही होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स थी? एक तो ये थी फाइंडिंग के इसमें जो है वो यहाँ पे एक लीजन था जो कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्लियर नजर आ रहा था। ये देखें, पूरे का पूरा एक मैस पड़ा हुआ है जो कि सारे के सारे को अंदर इन्वेड कर रहा था, और उसके बाद उसके साथ एक मिनट है, ये मैं दूसरे बाकी तो इमेजेस खत्म कर देता हूँ। अच्छा, और उसके बाद दूसरा क्या था कि एक हमने इसमें जो ये इमेज था, क्या नाम है इसका, ग्रॉस का, ये भी लगाया हुआ था। तो इसमें इसका मतलब ये था कि जो यहाँ से ये पूरे का पूरा एक लीजन था या ट्यूमर था जिसने सारे के सारे को इन्वेट किया हुआ था। अब बात आती है कि जी पाइलोनेफ्राइटिस क्यों नहीं हो सकता? पाइलोनेफ्राइटिस इस तरह यहाँ पे कभी नहीं होता, वो हमेशा सात कॉर्टेक्स तक एक्सटेंड करता है, वो नॉर्मली सिर्फ मेडुलरी रीजन में या ये जो पेरी मेडुलरी एरिया इसमें नहीं एक्सटेंड करता। रीनल ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? रीनल ट्यूबरक्लोसिस में नॉर्मली जो है आपके पास फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशंस होती हैं, और दूसरा आपको इसमें कई बार एम्प्यूटेटेड जो कैलिसेस हैं वो भी उसका एक टिपिकल फीचर है, क्योंकि वो फाइब्रोसिस होती है कैलिसेस के साथ, तो वो कैलिस एक फोकल डायलेट करके वो उसकी एम्प्यूटेशन हो जाती है। आरसीसी जो है वो दूसरा इसमें अल्टरनेटिव था, लेकिन आरसीसी आपको पता है कि अगर आपने अपने वो बुक में भी देखा हो तो आरसीसी नॉर्मली एक्सोफिटिक या सेंटर्ड इन दी रीनल कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन में होता है, जबकि ये जो ट्यूमर था ये नॉर्मली इधर से निकल के सारा का सारा कलेक्टिंग सिस्टम तक यहाँ पे मौजूद आया पड़ा था। उसके बाद फिर ज़ेंथोग्रेनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस क्यों नहीं था? पहली बात ये कि ज़ेंथोग्रेनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस कॉज करने के लिए नॉर्मली आपको एक कैलकुलस चाहिए होता है, क्योंकि अगर कैलकुलस होगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तो फिर वो पाइलोनेफ्राइटिस। दूसरा ये होता है कि उसमें फैट जो है उसका जो लो एटेन्युएशन एरियाज हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ये है इसमें। पायोनेफ्रोसिस तो आपकी बस है ना उसके अंदर, इसको भी देख लेते हैं जी, एक सेकंड में। रनिंग फॉर्म, हाँ ये ठीक है आपकी बात, जिसमें जो है रनिंग फॉर्म वाली ना। पायोनेफ्रोसिस की तो डेफिनेशन क्लियर है कि पास आपके पास जो है वो मेरे ख्याल से आ रही है, और जो आपकी पाइल पायोनेफ्राइटिस है, पायोनेफ्रोसिस और पायोनेफ्राइटिस, पायोनेफ्राइटिस मेरे ख्याल से इसके अंदर पायोनेफ्राइटिस को ही कहेंगे। पायोनेफ्राइटिस में तो इन्फेक्शन है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो एब्सेस साथ हो। तो मेरा तो यही ख्याल है कि इसी दो वर्ड्स के साथ ही सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि पाइलोनेफ्राइटिस और पाइलोनेफ्रिटिडीज, और इसके अलावा तो आप बस इसको सिंपल याद रखें, पायोनेफ्रोसिस का मतलब पस पड़ चुकी हुई है और कलेक्टिंग सिस्टम में भी, और वो किडनी के आसपास फैल चुकी हुई है। और पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब सिर्फ इन्फ्लेमेशन रखें, और पायोनेफ्राइटिस का वर्ड फिलहाल यूज ना करें, इसके अंदर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वो डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन वो पाइलोनेफ्राइटिस नहीं कह रही, वो पायोनेफ्राइटिस कह रही है। तो पायोनेफ्राइटिस एज सच मतलब हो सकता है किसी के लिए यूज करते हो, लेकिन मैं तो जो नॉर्मली यूज करता हूँ, पायोनेफ्रोसिस मींस बस, पाइलो मींस इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और एनीथिंग रिलेटेड टू रीनल पैरेन्काइमा। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक अगला पेशेंट है, उसके अंदर क्या है कि आपका, एक सेकंड दे मुझे, इसमें दोबारा मुझे आने दें।
हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें जो था वो आपका पेशेंट प्रेजेंट हुआ था, 46-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीवर, चिल, डिस्यूरिया एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। अब इसमें एक तो चीज बड़ी क्लियर थी कि जो भी है इन्फेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है वो कभी भी इस तरह आपको ये प्रोस्टेट इस तरह नजर नहीं आता। दूसरा इसमें जो मेन फाइंडिंग थी प्रोस्टेट के अंदर, वो इसकी हेट्रोजीनस या, एक मिनट में आपको इस इमेज को खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सारे के सारे लो टेनुएशन एरियाज प्रोस्टेट के अंदर आ गए थे। तो ये हमारे लिए इसमें क्रिटिकल फाइंडिंग थी कि जो प्रोस्टेट की होमोजेनस एनहांसमेंट होती है वो इसमें लॉस थी। और दूसरी चीज क्या थी कि साथ ऑब्वियसली जो इसका यूरिनरी ब्लैडर था वो भी आपको नजर आ रहा था काफी ज्यादा थिक। और उसके अलावा क्या था, ये सारी की सारी साथ इन्फ्लेमेशन स्प्रेड हुई पड़ी थी, जो कि सारी की सारी इसके साथ फैट प्रिजर्व होती है और इसके साथ फैट प्रिजर्व नहीं थी, और जिसकी वजह से जो है ना ये सारे का सारा काम जो है वो खराब हुआ पड़ा था। और इसमें भी अगर आप देखें तो ये भी इमेज इसके अंदर था, रिप्रेजेंटेटिव था, इसमें भी सारे के सारे वो लो टेनुएशन एरियाज उसके अंदर नजर आ रहे थे। जो फिर हमारे पास जो ऑप्शंस बनती थी उसमें से एक ब्राइट प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी थी, वो कभी भी इतनी इन्फ्लेमेशन के साथ प्रेजेंट कर ही नहीं सकती। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा फोकल नॉर्मली होता है, और वो साथ सीटी पे कैसा नजर आता है कि वो मैस लाइक होता है और नॉर्मली साथ फोकल एरिया में फैट को इन्वॉल्व कर रहा होता है, जबकि बाकी जो बाहर का सारा फैट है पेरिफेरी में वो सारे का सारा प्रिजर्व होता है। फिर आ जाती है सिस्टाइटिस और प्रोस्टेटाइटिस एंड एब्सेस। तो सिस्टाइटिस का एलिमेंट इसमें था, बिल्कुल था, थोड़ा सा ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो थिक्ड है, लेकिन जो असल इसमें टेक अवे या जो मेन वो था आपका, वो था प्रोस्टेटाइटिस एंड एब्सेस। और वो आपने इसमें ये जो लो टेनुएशन एरियाज थे जो कि बड़े मैग्नीफाई कर करके दिखाए गए थे कि ये देखें ये एरियाज प्रोस्टेट के अराउंड सारे के सारे, ये नहीं ये वाले एरिया सारे के सारे प्रोस्टेट में हाइपो एटेन्युएटिंग एरियाज हैं। तो ये प्रोस्टेटिक एब्सेस है। और अब प्रोस्टेटिक एब्सेस के अंदर जो है ना, इसमें होता ये मैंने क्लिनिकल डायग्नोसिस है, लेकिन अगर फोकल सिस्टिक लीजन्स या वो जो फोकल हाइपोडेंस एरियाज विद इन द प्रोस्टेट ऑन अ सीटी स्कैन पोस्ट कंट्रास्ट विद अ पेशेंट ऑफ सिस्टाइटिस, इट्स प्रोस्टेटिक एब्सेस। ठीक है, तो आपने इसको इसलिए इस तरह याद रखना है कि आपने जब भी सिस्टाइटिस का पेशेंट आपको दिखाएं एग्जाम में, तो आपने जो है इसके अंदर उसको इंक्लूड करना है अपने डिफरेंशियल में, कि अगर इन केस अगर आपको प्रोस्टेट को जरूर देखा करें। ठीक है, इसमें इस ये केस लगाने का मकसद यही था कि आपको प्रोस्टेट की जो वैल्यूएशन है सीटी पे प्रोस्टेटिक एब्सेस कैसी नजर आनी है वो आप लोगों को इसमें आइडिया हो। अच्छा जी, इससे एक मिनट है, इसको बंद कर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? हाँ, अब ये पेशेंट था, एक मिनट इसके लिए फिर मुझे ना एक पहले आपको ये दिखाना पड़ना है। अब ये तो हमें पता था कि ये जो जो भी था ये रीनल, मोस्ट लाइकली रीनल इंजरी का पेशेंट है, क्योंकि इसमें लिखा था 18-year-old मेल पेशेंट इंजर्ड इन अ फुटबॉल गेम, देयर वाज नो एक्सट्रावजेशन ऑफ यूरिन ऑन डिलेड इमेजेस। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? नंबर 1 केस में ग्रेडिंग पूछी थी 2, 3, 4 और 5 के अंदर। तो इसमें ये जो रीनल स्केल्स हैं इसमें आप ये देखें कि जो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5, ये वाले जो है ना इसमें जो AAST के हैं ना, वो आप लोगों ने इसमें याद रखना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपने डिफरेंशिएट, एक तो उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि जी जो यूरिनरी एक्स्ट्राविजेशन है वो नहीं है। तो यूरिनरी एक्स्ट्राविजेशन जो है वो जब ये लेसरेशन होती है तो तब ये इंटर यानी कि ग्रेड 4 में जो है ये आपकी कलेक्टिंग सिस्टम में जाना शुरू होता है। तो इसका मतलब था कि ग्रेड 4 ग्रेड 5 तो नहीं हो सकते थे, क्योंकि उसकी 2 की ऑप्शन थी। अब हमारे पास जो डिफरेंशिएशन थी वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की थी। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंस है वो इसके साइज की लेसरेशन है, कि जो रीनल इंजरी में जो साइज ऑफ है। तो अब इसमें तो आपको ये आइडिया इसमें हो रहा था बड़ा अच्छे तरीके से कि ये देखें कि ये ऑलमोस्ट थ्रू एंड थ्रू यहाँ से अच्छा खासा ये यानी कि लेसरेट हुई पड़ी है पूरी की पूरी। लेकिन चूंकि रीनल कोलेक्टिंग सिस्टम में नहीं जा रही, तो हम इसको 4 या 5 में नहीं लेके जाएंगे। हम इस केस के अंदर स्पेशली इसको देखें, आप इसमें देखें कितना क्लियरली आपको जो है ना लेसरेशन नजर आ रही थी, और ये तो हमें 100% श्योर है कि ये 1 सेंटीमीटर से तो बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक रीनल लेसरेशन थी जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़ी थी, लेकिन रीनल कलेक्टिंग सिस्टम को उसने रूल आउट कर दिया था, तो ये ग्रेड 3 के अंदर जाएगी। और इस पेशेंट के अंदर जो था वो ये ग्रेड 3 था, यानी कि रीनल ट्रॉमा ग्रेड 3। तो इसलिए ये आप लोगों को सिर्फ इसके लिए था कि आपको ट्रॉमा की जो है वो एक दो रिवीजन करा दी जाए। और ये जो मेरा ख्याल है कि रेडियोलॉजी असिस्टेंट का ये जो एक पेज है ना, जिसमें सीटी एंड ट्रॉमा एक्यूट एब्डोमेन के अंदर है, इसमें ऑलमोस्ट इस एक ही पेज पे उन्होंने सारी की सारी तकरीबन ना वो दी हुई हैं, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशंस। तो आप इसको फॉलो कर लें क्योंकि ये रेफरेंस के लिए बेहतर है।
उसमें बहुत सारी आपको बाकी बुक्स में कोई इधर उधर मिलती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त भी अभी भी जो स्टैंडर्डाइज हैं वो AAST के हिसाब से जो कि अभी भी ऑनलाइन है, तो मेरा ख्याल है कि यही एग्जामिनर ज़्यादा सुनना चाह रहे होते हैं। तो आप इसी की जो इंजरी क्लासिफिकेशन है AAST, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सर्जरी ऑफ ट्रॉमा, ठीक है, इनकी याद रख लें और इसको आप कोड भी कर सकते हैं और ये रिलायबल भी है। तो इसलिए इसके हिसाब से जो इसकी ग्रेड बनती थी वो ग्रेड 3 थी। और मेरा ख्याल है कि और इसको रेफरेंस रखना है आपने। फिर आपके पास होंगी काफी सारी एग्जांपल्स कि जी ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि आपको इसमें जो प्रॉपर रेफरेंस के लिए चाहिए वो मेरे ख्याल है कि ये बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। सेगमेंटल इंफाक्शन आपकी जो है उसमें कोई रोल नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो अगर तो पूरी डिस्क डीवेस्कुलराइज होती तो फिर तो हम जरूर ग्रेड 5 पे लेके जाते, लेकिन वो डीवेस्कुलराइज अगर नहीं है तो फिर आप उसमें वो ट्रॉमा हो सकता है उसके अंदर। जी लगता है लेकिन है नहीं। इसमें ये सारे के सारे एरियाज प्रिजर्व्ड हैं, वेस्कुलराइज्ड हैं, इसके लेसरेशन जरूर जा रही हैं और दूसरा ये है कि उसमें वो भी नहीं है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट। नेक्स्ट था जी आपका ये फिर एक कोई वाला इस तरह का। अच्छा, इसमें था 61 ईयर ओल्ड। पहले नंबर एज जरूर याद रखा करें, और वैसे तो हिस्ट्री की आप लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं होती, लेकिन स्टिल जो है वो आपने ये है 61 ईयर ओल्ड। एक सेकेंड में। अच्छा, 61 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट विद एक्यूट ऑनसेट ऑफ राइट फ्लैंक पेन। ठीक है, और अब उसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे जो एक्यूट ऑनसेट है, अब आपके पास चार ऑप्शंस थी। एक तो वेस्कुलाइटिस था, रीनल ट्रॉमा, पायलोनेफ्राइटिस और रीनल इंफेक्शन। इसमें जो एक खास तौर पे इमेज लगाया गया था वो ये वाला था, जिसमें आपको क्या नजर आ रहा था, एक फ्लैप नजर आ रहा था आर्टरी के अंदर। और अगर आपको जो है आर्टरी के अंदर एक फ्लैप नजर आ जाए तो वो क्या होता है, तो उसमें बेसिकली वो आपकी क्या कहते हैं इसको, डायसेक्शन होती है आर्टरी की ना। यानी कि जो ये बेसिकली केस था, ये रीनल आर्टरी डायसेक्शन का केस था, जिसमें रीनल आर्टरी डायसेक्ट हुई और डायसेक्ट होने की वजह से फिर क्या हुआ कि इसकी जो राइट साइड की किडनी थी उसकी मेजर पोर्शंस में जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर गई। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये जो काफी सारा इसका पार्ट जो है वो डीवेस्कुलराइज हो गया। और वो किस वजह से हुआ कि यहाँ पे जो है वो रीनल आर्टरी की जो इन्फेक्शन थी उसमें, एक मिनट है मैं ये दूसरे पेजेस बंद कर दूं। हाँ, यहाँ पे देखें ये जो है सारे के सारे एरिया जो नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर आपको इस तरह का फ्लैप नजर आ रहा है और कुछ पार्ट जो ऊपर वाला है वो आपको वेस्कुलराइज था, लेकिन नीचे वाला पार्ट जहाँ से ये ब्रांच ओरिजिनेट करती होगी वो सारे का सारा डीवेस्कुलराइज हो चुका था। मोस्ट कॉमन काज जो है वो रीनल आर्टरी डायसेक्शन नहीं होती, वो बेसिकली थ्रोम्बस होता है जो कि एफib वगैरह के पेशेंट्स में जनरेट होके जाके कहीं पे भी स्टक कर सकता है। तो उसके अंदर थ्रोम्बस अगर आ गया तो वो थ्रोम्बस इसको कंप्लीटली ऑक्लूड कर देता है, उसकी बजाय आपको फ्लैप नजर ना आता। अब आती है कि जी बाकी जो डिफरेंट ऑप्शंस थे वो क्यों नहीं थे। पायलोनेफ्राइटिस की क्यों नहीं था, क्योंकि वो नॉर्मली आपने देखा होगा, ये भी देखेंगे कि वो जो है नॉर्मली वेज शेप्ड एरियाज में आता है और वो इतना हाइपो नहीं करता कि बिल्कुल ही ब्लड की जो है सप्लाई ही रुक जाए। ठीक है, तो पायलोनेफ्राइटिस में होता है और उसमें आपको वो इस तरीके के वेजेस नजर आते हैं जहां जहां भी इंफेक्शन गई होती है ना, क्योंकि वो आर्टरी आर्टरी के अगर लेवल पे वो स्ट्रकअप हुआ है, तो यानी कि जो वो पायलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन हुई है तो उस पूरे के पूरे पिरामिड को या वो एक जो वेज शेप एरिया उसको इन्वॉल्व करती है। उसके बाद रीनल ट्रॉमा की ऐसा हिस्ट्री कोई नहीं थी, लेकिन अभी हमने रीनल ट्रॉमा का पेशेंट देखा है कि इसमें नॉर्मली लेसरेशंस होती हैं और लेसरेशन की अपीयरेंस इससे थोड़ी डिफरेंट थी। वेस्कुलाइटिस बिल्कुल हो सकता था, और आपको ऐसे पेशेंट्स में वेस्कुलाइटिस यानी कि करना चाहिए, लेकिन वेस्कुलाइटिस की नॉर्मली ये एज नहीं है जो 61 ईयर ओल्ड मेल है। अगर हाँ ये कोई यंग एज फीमेल होती है और ये फ्लैप ना नजर आ रहा होता तो फिर हम इसमें वेस्कुलाइटिस की डिफरेंशियल को भी जरूर इंक्लूड करते हैं। स्ट्राइटेड नेफ्रोग्राम, बिल्कुल दूसरी जो चीज उन्होंने लिखी है स्ट्राइटेड नेफ्रोग्राम, वो भी उसका बहुत बड़ा फीचर है पायलोनेफ्राइटिस का, क्योंकि उसमें स्ट्राइटेड आपको नेफ्रोग्राम टाइप पे है, लेकिन उसमें वेज शेप्ड। और फिर दूसरा ये होता है कि इसमें अगर आप देखें ना, तो एक मिनट इसमें देखते हैं, ये देखें नॉर्मली ये होता है कि अगर आपको यहाँ पे ये पायलोनेफ्राइटिस होता है, सपोज कर लेते हैं पायलोनेफ्राइटिस होता है, तो ये जो फैट पड़ा हुआ है ना इसके साथ, ये सारे का सारा ये कभी भी इतना नीट नहीं होता। इसमें तो ऑलमोस्ट दोनों साइडों में एक जितना फैट है, लेकिन जब पायलोनेफ्राइटिस होता है तो उसमें क्या होता है कि वो इसके साथ जो फैट है पेरिनेफ्रिक, उसमें भी आपको हल्की सी इन्फिल्ट्रेशन सारी बात एडीमा की वजह से वो भी आनी शुरू हो जाती है। जबकि इसमें आपको ये देखें केस में, तो इसमें आपको ये पूरे का पूरा इन्फेक्टेड पड़ा है और आधा ऑलमोस्ट लाइक एंटीरियर शायद जो इसकी ब्रांच हुई होगी वो
ऑक्लूड कर गई, तो पोस्टीरियर उसकी थोड़ी सी बेहतर रहेगी सप्लाई, यानी कि वो बच गई, तो वो जो ब्रांच ऑक्लूड की उसने सारी की सारी जो है ना वहां पे वो खत्म कर दी इसमें। अच्छा जी, और बाकी सारे हमने ऑप्शंस देख लिए हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अगला 10वां नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मैं बताता हूँ आपको कि जो कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी का जो है वो मतलब जो डेफिनेशन लिखी जाती है वो ये है कि एन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन सीरम क्रेटिनिन ऑफ 0.5 मिलीग्राम per DL or relative 25% increase from baseline value within 2 to 3 days following intravascular administration of contrast media। यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या यानी कि 0.5 मिलीग्राम क्रेटिनिन ऊपर चली गई, मतलब अगर पेशेंट की सपोज करेंगे 7 थी और उसके बाद जो है वो 1.2 आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 5 मिलीग्राम उसके अंदर इंक्रीज कर गई है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है दूसरी ऑप्शन ये है कि 25% इंक्रीज फ्रॉम बेसलाइन, लेकिन अगर सपोज करेंगे 1 थी तो 1.12 पॉइंट यानी कि 1.25 पे चली गई है, तो तब भी इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी विद इन 2 to 3 डेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पहले ये बताना चाहिए कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी की डेफिनेशन क्या है। इनमें से ऑलमोस्ट सारे आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो रिस्क फैक्टर ना हो। और उसमें क्या क्या हो सकते हैं, उसमें आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो डिक्रीज्ड है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेस देन 60 ml पर मिनट जो है अगर इससे कम है तो वो ऑब्वियसली जो है इसमें डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में आता है। उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ये है कि आपका जो हाइपोटेंशन हो, ठीक है, हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन, एज मोर देन 70, डायबिटीज मेलिटस, एनीमिया और हाइपोएल्बुमिनीमिया, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके हैं क्या कहते हैं इसको, रिस्क फैक्टर्स। और लेकिन जो डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो बेसिकली जो है आपका इंडिकेटर है रीनल फंक्शन का। तो जितना अगर रीनल फंक्शन ड्रॉप करता जाएगा उतनी ही कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी होने के चांसेस भी साथ साथ बढ़ते जाएंगे। तो ये सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, लेकिन ऑब्वियसली इसका भी आपको जो है वो, क्योंकि आजकल वाइवा में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए था। अच्छा जी, अब आता है जी 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में क्या था, एक ये वाला इमेज था, और ये जो था इसमें दो चीजें इंडिकेट हो रही थी। एक था ऑल ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज, what is the most likely etiology in an elderly man who was found down unconscious hypotensive based on CT findings including those indicated by this and this। ठीक है जी, अब इसमें जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि एक तो उसमें उसने पहले ही आपको ये बता दिया कि जी आप ये नहीं कह सकते कि जी जो है ना इनमें से कोई चीज नहीं कॉज कर सकती और सारी चीजें कॉज कर सकती हैं, लेकिन इस पेशेंट में कौन सी कॉज करेगी। तो आपने उसके अंदर जाहिर बात है अगर ऐसा पेशेंट हो तो आपके पास इमेजिंग फाइंडिंग्स भी आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करेंगी, लेकिन आपके लिए जो प्रोसेसिंग ऑफ हिस्ट्री है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो था कि इसमें जो है आपका ट्रॉमा की एज सच कोई हिस्ट्री नहीं दी गई, उसमें मतलब कहीं भी नहीं बताया गया कि ये ट्रॉमा है। और दूसरा ये है कि अगर ट्रॉमा होता भी है तो नॉर्मली आपको क्या कर नजर आता है कि अगर इस तरह का ब्लीड और हेमरेज और वगैरह होगा तो उसके साथ जो उसके एडजेसेंट स्किन एरियाज हैं, यानी कि जहाँ पे ट्रॉमा हुआ है तो ये सारे के सारे एरिया यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई इस तरह के साइन नजर आते हैं जहाँ से इम्पैक्ट हुआ होता है पेशेंट के अंदर। और उसके बाद जो हेमरेज फ्रॉम अ नियोप्लाज्म बिल्कुल हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे आपको नियोप्लाज्म तो कोई नजर नहीं आ रहा कि आप उसको कहें कि ये नियोप्लाज्म है, ये ब्लीड हुआ है। जबकि इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें एक्टिव एक्स्ट्राविजेशन भी है। तो एक्टिव एक्स्ट्राविजेशन का क्या मतलब है कि इसका मतलब ब्लीडिंग अभी तक जारी है, बावजूद इसके कि कई घंटे हो चुके होंगे या कुछ टाइम हो चुका होगा, तो अभी तक ब्लीडिंग जारी है। तो इसका मतलब ये है कि, और तीसरी चीज यहाँ पे ऑप्शन था जो कि एयोर्टिक रप्चर्ड एनोरिज्म, तो वो तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि एयोर्टा यहाँ पड़ी है और इसके साथ तो कोई इस किस्म का एनोरिज्म वगैरह नहीं है जो ब्लीड किया हो। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो आपके पास कोएगुलोपैथिक हेमरेज था, कि हेमरेज हुआ है और उसके अंदर उसकी वजह से ये ब्लीड होना शुरू हुआ है, और अभी तक वो ब्लीड कॉन्टिन्यूसली जारी है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जाहिर बात है कि पेशेंट वारफरिन या किसी भी इस तरह की चीज के ऊपर है जो कि एंटी कोगुलेशन की तरफ रखती है, तो उसकी वजह से फिर जब ब्लीड स्टार्ट हो जाए
और स्पॉन्टेनियस होता है वो ब्लीड, और हाइपोटेंशन की जाहिर बात है कि वो, और ये जो मैंने देखे हैं इसमें कई यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इसके पेशेंट्स आते हैं और काफ़ी होते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो पेशेंट बेसिकली छोटा मोटा माइनर ट्रॉमा सा हुआ होता है उसको, और उसके साथ इसको ब्लीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, और शायद ये मसल भी थोड़े ज़्यादा यूज होते हैं। बिल्कुल हो सकता है जी, एक साइड पे ही होता है, और मैंने भी आजकल जितने देखे हैं वो नॉर्मली एक साइड पे देखे हैं, तो वो होता भी सॉस के साथ है और सॉस की स्पेस में ही होता है, और उसकी रीजन शायद ये है कि शायद बंदा एकदम से खड़ा होता है तो वो फिर जो मसल है वो स्ट्रेच करता है तो उसमें कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी थियोलॉजी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों इधर होता है, लेकिन होता काफी कॉमनली है, और एक साइड पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी एक साइड पे ही था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 जी, इसमें था 32-year-old female patient presents to emergency department with severe right-sided abdominal pain, this vital signs में आपको जो है टेम्परेचर का बता रहा है, उसके बाद ये हो गया what is expected on urine analysis, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक थी कि ये जो मतलब कैल्सिफिक, ये एक मिनट ठहरो इसके ऊपर, ये आप देख रहे हो इसमें क्या मसला हो जाए, एक सेकंड इसको दोबारा लॉग इन करना पड़ना मुझे लगता है। एक सेकंड, एक मिनट, इसमें लॉग आउट हो जाता है असल में ना, मैं उसको दोबारा, आप तब तक 1-2 मिनट रेस्ट कर लें, फिर हमने आगे भी चलने का है। एक मिनट बस, नहीं वो उसमें लॉग आउट कर गया है मुझे ना, वो एक स्क्रीन के अंदर से ना, मुझे इसलिए वापस जाना पड़ा, लॉग इन करना पड़ना है। अबे वो देख लेना ये करता है कि नहीं। ले जी, ये आ गया, हम दोबारा चलें जी बस। अच्छा, इसमें ये देख रहे थे कि इसको अगर हम इसमें नए लिंक में हो, और ये क्या हो रहा है, अच्छा इसमें शायद कोई और प्रॉब्लम है। सॉरी, एक मिनट बस, इसको जूम वैसे ही करके देख लेते हैं, नहीं तो इसमें तंग करते रहना हमें। अच्छा चलो, यहाँ से दोबारा आ गए। अच्छा खैर, इसमें अगर हम इसको सॉर्ट जूम कर भी लेते हैं, तो ये जो था ना अंदर एक कैलकुलस पड़ा हुआ था, और इसके अंदर ये पूछ रहा था कि इस तरह के जो कैलकुलस हैं वो कहाँ पे, वो जो है ये पूरे का पूरा एरिया, ये किस वजह से बन रहा है, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि ये एसिडिक यूरिन था, यूरिक एसिड क्रिस्टल आपको मिलेंगे, अल्कलाइन यूरिन मिलेगा, या कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इस तरह का होता है, ये नॉर्मली पायलोनेफ्राइटिस की वजह से जो है ना वो बने होते हैं,
और उसमें इसके अंदर ज़रूरी है कि ये अल्कलाइन यूरिन की ही सेटिंग में डेवलप होते हैं, और इसमें ये नॉर्मली मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ में फाइंडिंग है वो ये होता है कि अगर आपको इस तरह के कैलकुलस मिले तो इसमें जो यूरिन होगा इस पेशेंट का नॉर्मली वो अल्कलाइन यूरिन होगा, और अल्कलाइन यूरिन की वजह, उसकी वजह यही होती है कि जो इसके अंदर ये इन्फेक्टिव जो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्लेब्सियला, प्रोटियस वगैरह, ये इस एनवायरनमेंट को खुद ही अल्कलाइन कर देते हैं। तो इस पेशेंट में जो है वो ऑब्वियसली अगर आप यूरिन एनालिसिस कराएंगे तो एसिडिक यूरिन नहीं मिलेगा, इसमें अल्कलाइन यूरिन मिलेगा। बाकी इसके क्रिस्टल्स जो थे वो इसमें नॉर्मली ये वाले यूज नहीं होते, क्योंकि जो ये क्रिस्टल्स हैं ये इस तरह आपको सच मतलब लेस लाइकली है कि मिलेंगे इसके अंदर आपको यूरिन के अंदर। तो इसमें बेसिकली जो आंसर था वो अल्कलाइन यूरिन था, और यही आपको बताना था कि इसमें जो है इस तरह के कैलकुलाई के अंदर जो है वो अल्कलाइन यूरिन की वजह से ये फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, इससे अगला पेशेंट, हाँ ये कौन सा था, हाँ ये एक वो स्टैंडर्ड रूटीन का क्वेश्चन था जिसमें 60-year-old मेल विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस एंड दिस प्रोस्टेटिक कैंसर वगैरह, वो बायोप्सी किया है, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जी पोस्ट बायोप्सी हम कब क्या किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि अब उसको उस पर तो मिला नहीं कैंसर, लेकिन उनको सस्पिशन है, तो अब एमआरआई, मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई करना पड़ेगा। तो उसमें एक तो है कि एग्जाम कैन बी परफॉर्म इमीडिएटली, फिर है 5 to 7 days, 6 weeks और वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि ये बात आपने याद रखनी है, 6 to 8 weeks आफ्टर बायोप्सी जो है वो नॉर्मल टाइम है इसका, यानी कि एटलीस्ट आपको 6 to 8 weeks जो है वो वेट करना पड़ता है। अगर आपने बायोप्सी कर ली है उससे पहले जो हेमरेजिक ब्लड प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी वो आपको यानी कि वहाँ पे इरिटेबल होती हैं कि वो आपको अगर कोई कैंसर वैंसर था भी सही तो उसका नहीं पता लगने देंगे। तो इसलिए ये बस सिर्फ एक इस पे टेक होम मैसेज है कि जो है ना मेक श्योर कि 6 to 8 जो है वो आपके पास वीक्स का टाइम हो बिटवीन प्रोसीजर एंड एक्वायरिंग ऑफ एमआरआई, उससे पहले जो है ना वो नहीं करना। और ये जो है ये पायरेट्स 2 वर्जन में जो है ये बात लिखी हुई है कि आपने कितना दिन वेट करना है। वैसे अगला पेशेंट था वो ये था, इसको देखते हैं ये ओपन करता है कि नहीं, ये भी नहीं ओपन कर रहा। अच्छा खैर, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये था, व्हाट इज द डायग्नोसिस गिवन दिस फाइंडिंग सीन ऑन दिस दिस दिस, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम वही था कि आपको अगर हम दिखाएं, अब इसमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट थी जो ये था। अच्छा, अब इसमें एक तो होता है कि आपके जो रीनल कैलकुलस की डेफिनेशन में नॉर्मली ये आता है कि रीनल कैलकुलस जो है वो विद इन कलेक्टिंग सिस्टम होना चाहिए। तो रीनल कैलकुलस है वो रीनल पैरेन्काइमा के अंदर अगर होगा तो वो कैल्सिफिकेशन होती है, वो कैलकुलस नहीं होता। कैलकुलस के लिए जरूरी है कि वो रीनल कलेक्टिंग सिस्टम में आ चुका हो। तो इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली इसमें से कोई भी जो कैलकुलस है या जो ये सॉरी कैल्सिफिकेशन है ये कलेक्टिंग सिस्टम में नहीं है, तो इसलिए बाय डेफिनेशन हम इनको कैलकुलस नहीं कह सकते। अब हमने इसके अंदर अगली डेव देखना है कि ये कहाँ है। अब जाहिर बात है कि किडनी का जो कलेक्टिंग सिस्टम उसके साथ जो सबसे पहला एडजस्टमेंट एरिया आ रहा है, और वो होता है कौन सा, मेडुलरी रीजन, ठीक है। तो उसके बाद उससे बाहर जो है वो कॉर्टिकल रीजन होता है। तो ये जो सारे के सारे जो कैल्सिफिकेशंस पड़ी हैं ये सारी की सारी जो है मेडुलरी रीजन के अंदर है, कि ना ये कलेक्टिंग सिस्टम में किसी जगह पे नजर आए, ना ये कॉर्टेक्स के अंदर है, ये मेडुलरी रीजन के अंदर। तो ये बेसिकली मेडुलरी मेडुलरी नेफ्रोकैल्सिनोसिस का पेशेंट था, ठीक है। और उसके बाद अम, उसके अंदर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी, टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, सिकल सेल डिजीज, एनसेड नेफ्रोपैथी, हाइपरविटामिनोसिस डी, ये सारी की सारी जो है ना आपके इसमें आती है। लेकिन ऑब्वियसली जो पहली तीन बताई हैं आपको, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी और टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये जो है ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं मेडुलरी नेफ्रोकैल्सिनोसिस के। और उसके बाद एम्फाइसेमेटस पायलोनेफ्राइटिस, जारी बात है वो तो आपको पता है एयर नजर आनी चाहिए, कैल्सिफिकेशन नहीं होती। और जो क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसमें क्रॉन आपकी जो है रीनल स्कारिंग और कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, वो कॉर्टेक्स के अंदर कैल्सिफिकेशन आएंगी। उसके अलावा जो रिमोट ट्रॉमा है उसमें भी आपका जो एरिया है जो यानी कि जहाँ ब्लीड हुआ था या जहाँ पे वो कैल्सिफाई करेगा वो नॉर्मल कॉर्टेक्स के एरियाज को ज्यादा इन्वॉल्व करता है, और उसकी वजह से जो है वो इसमें होता है। 1 मिनट में वापस आने में, साथ में फैट प्लेन क्लियर नहीं हो रहा, वो फैट प्लेन है ही नहीं इसमें, तो इसलिए क्लियर क्या होने है उसमें। लेकिन वो आपको पैरेंट का तो क्लियर नजर आ रहा है ना साथ पड़ा हुआ। इसमें ये देखे ना कि ये जो आपका एरिया है इसके अंदर यहाँ पे तो फैट है ही नहीं, ये तो पूरी की पूरी किडनी इसी तरह ही है। यहाँ पे जहां जहां फैट प्लेन नजर आ रहे हैं वहां वहां पे आपको वो एरियाज नजर आ रहे हैं। लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट थी इसमें ना,
कि ये एरिया कौन से वाले एरियाज के अंदर जो है ये मतलब अवेलेबल है ये कैल्सिफिकेशन का स्प्रेड, तो उसके हिसाब से आपने डायग्नोसिस फिर आगे चलाना है। अच्छा जी, इससे अगला जो था ये था, ये 14वां क्वेश्चन था, ये 15वां आ गया, ठीक है। 15वां में इसकी जो इमेज था वो आपके सामने ही है, और इसकी इमेज को दिखाता हूँ आपको। हाँ, इसमें हमने जो डिफ्रेंशिएट करना था वो बेसिकली मुख्तलिफ सिस्टिक जो किडनी डिजीज हैं उनको हम जल्दी जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या होता है। सबसे पहले तो मैं सेकंड से स्टार्ट करूंगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या होती है। उसमें अगर आप लोगों ने याद होगा कि उसकी जो सिस्ट्स होती हैं वो माइक्रोसिस्ट्स होती हैं, वो इतनी बड़ी सिस्ट नहीं होती कि आपको वो इवन के नजर भी आ सके, और स्पेशली अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो इसलिए वहां पे आपको सिर्फ इनलार्ज्ड बल्कि फाइब्रोज्ड सॉर्ट ऑफ किडनीज मिलती हैं, यानी कि उसमें फाइब्रस एलिमेंट काफी ज्यादा होता है। उसके साथ वो साथ कोरिलेटेड होता है विद लिवर के फंक्शंस के, यानी कि लिवर के अंदर फाइब्रोसिस के साथ। तो ये इतनी बड़ी सिस्ट कभी भी आपको ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में नहीं मिल सकती है। माइक्रोसिस्ट, स्मॉल सिस्ट और इनलार्ज बल्कि किडनीज विद लॉट्स ऑफ पैरेन्काइमा। फिर आती है मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी आपको पता है कि क्यों डेवलप होती है, जब वो उसका यूरेटर और जो उसका कलेक्टिंग सिस्टम है वो ज्वाइन अप नहीं करें, तो उससे क्या होगा कि वो जो किडनी की फॉर्मेशन है वो मेल फॉर्म सी होती है कि वो सिस्टर सिस्टर सी बनती जाती है, और चूंकि उसने यानी कि प्रोसेस में रहना है तो इवेंचुअली वो इन्वोल्यूट कर जाती है, खत्म हो जाती है। और वो किस वक्त प्रेजेंट करता है बच्चा, बिल्कुल जब पैदा होता है उस वक्त ही आपको पता लग जाता है कि इसकी जो एक साइड की किडनी है वहां पे उसका कोई रीनल स्ट्रक्चर नहीं है, स्वाय मुख्तलिफ सिस्ट हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा किडनी मिले जो कि बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, किसी भी कंडीशन में हो सकती है, तो उसको आप सिर्फ फॉलो करते हैं, और वो क्या होता है कि नॉर्मली 5 7 8 सालों में जाके वो खत्म होकर बिल्कुल ही छोटी सी किडनी रह जाती है, बल्कि उसका किडनी भी नहीं रह जाती, बेसिकली वो सिस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल इन्वोल्यूट कर जाता है। तो इसलिए मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी 43 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट में नहीं हो सकती। उसके बाद आता था एक्वायर्ड डायलिसिस रिलेटेड सिस्टिक रीनल डिजीज। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें आपने याद रखना है कि वो हमेशा किडनी छोटी होती है, वो फाइब्रोज यानी कि वो टाइप यानी कि जो ग्रेड 3 रीनल पैरेन्काइमल चेंजेस है ना वो उसमें आ चुकी होती हैं। और उसके बाद फिर आपको उसके अंदर जो उसका पूरा एकोजेनिक एरिया उसमें छोटी 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 सिस्ट्स आपको मिलती हैं, जो कि उनमें होती हैं जो डायलिसिस पे होते हैं पेशेंट लॉन्ग टर्म, जिनकी पहले रीनल फेलियर हो चुका होता है। उसके बाद फिर आता है सिस्टिक रीनल सेल कार्सिनोमा। ये बेसिकली क्या होता है, ये तो बकायदा एक ट्यूमर होता है, और उस ट्यूमर की तरह आपको नजर आता है। जो बाकी किडनी बची होती है वो किडनी तो आपको बिल्कुल ठीक नजर आनी चाहिए, जबकि इसमें क्या है कि वो किडनी पूरी की पूरी जो है सिस्ट के मल्टीपल साइजेस से रिप्लेस हो चुकी हुई है। और इसके अंदर जो डायग्नोसिस था वो आपका क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जो पहले वाला है। और ये फिर एडल्ट में प्रेजेंट होता है, इसकी वेरिएबल प्रेजेंटेशन है, ये 10 साल में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये 50 साल में भी प्रेजेंट हो सकता है, और इस वजह से ये डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव जो होती है ना वो एक तो उसकी एज ऑफ प्रेजेंटेशन कम है, दूसरी ये कि उसमें माइक्रोसिस्ट्स होती हैं, बड़ी सिस्ट्स आपको इस तरह की नजर नहीं आती जितनी ये बड़ी बड़ी सिस्ट है ना, यानी कि आपको डिस्क्रीट सिस्ट नजर आ रही है। तो एक दफा ये हुआ था कि मैंने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें मैंने हाई रेजोल्यूशन से किया, तो उसमें बिल्कुल छोटी छोटी सिस्ट नजर आ गई। तो मैंने उसके अंदर ना अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर दिया तो कि भाई ये मुझे छोटी छोटी सिस्ट नजर आई हैं, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट था उसका मुझे बकायदा फोन आ गया कि जी हमारी तो बुक्स में लिखा हुआ है कि आपको सिस्ट नजर ही नहीं आ सकती, अगर सिस्ट नजर आ गई है तो फिर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, वो तो ऑटोसोमल रिसेसिव ही नहीं है। यानी कि वो लोग इतने इसमें फिक्सेटेड होते हैं कि अगर आप ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज डाल रहे हैं और उसमें आपने सिस्ट लिख दी है तो फिर वो नहीं मानेंगे कि ये ARPKD का पेशेंट है। अच्छा जी, उसके बाद अगला कौन सा था? हाँ जी, अगला ये वाला था, ये 16वां नंबर क्वेश्चन है। 26 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट सिवियर सिक्लिकल, यानी कि सिक्लिकल का मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड से ये एसोसिएटेड है, और उसके बाद एक ये बड़ी सारी आपको एक एरिया मिलता है, और ये शक्ल जो ये वाला एरिया है ना, ये मेरे ख्याल से एक ऐसी इमेज है जो कि आपको बहुत पैथोगनोमिक है इसके अंदर के, ये ऑलमोस्ट लाइक अनसर्टेनिटी के साथ जो है वो चॉकलेट सिस्ट या जिसको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं वो होते हैं। इसमें मुझे नहीं पता कि ये लेयरिंग क्यों नहीं करता, यानी कि ये, लेकिन मैं जब भी देखा ऑलमोस्ट इसी तरह ही नजर आया है, और वो एक्जाइक पूरा डबरी सब भरा होता है। तो लेकिन ये उसकी हो सकता है अपनी पैथोफिजियोलॉजी हो, लेकिन जिस तरह बाकी ब्लीड जो है ना वो तो लेवल्स बना देते हैं ना, तो ये इतना लेवलिंग कभी भी नहीं कर रहा होता, तो इसकी रीजन पता नहीं व्हाट्सएप। लेकिन जो है वो आपको इसमें आपको अगर इस तरह का एरिया नजर आ रहा है
जो छोटे छोटे डबरी है और पूरे का पूरा भरा पड़ा है एकोजेनिक है, जिस तरह की इसकी पिक्चर आ रही है, तो ये एक तो विद श्योरिटी जो है वो एंडोमेट्रियोमा है या चॉकलेट सिस्ट जिसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें हमारे पास जो ऑप्शन थी वो ये थी कि हमने ये तो बता दिया कि ये ब्लड कंटेनिंग एक बैग है जिसको हम एंडोमेट्रियोमा कह रहे हैं, लेकिन इसके सिग्नल्स क्या हैं? तो इसमें जो सिग्नल्स थे वो आपको आइडिया है कि चूंकि ब्लड जो है वो T1 पे हाइपर इंटेंस और T2 पे हाइपो इंटेंस मैस होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर देखना। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम, क्या कहते हैं इसको, फ्रॉम सेबेशियस, ये जो टेराटोमा है या डर्मोइड सिस्ट जो है, तो उसमें आपके लिए कौन सा सीक्वेंस अच्छा होता है? इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक स्टर और एक फैट सेट। तो आप कौन सा इसमें से प्रेफर करेंगे करवाना? आप टाइप करके बता सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने ये देखा, ये काफी इसमें गड़बड़ होती है कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने फैट को देखना है तो आप स्टर करवाएंगे या आप फैट सेट करवाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इसमें आप जो है वो फैट सेट करवाएंगे। अब ये बताएंगे फैट सेट क्यों कराएंगे, स्टर क्यों नहीं कराएंगे? स्टर में भी तो फैट स्प्रेस करते हैं ना। स्टर इसलिए नहीं कराएंगे, पता नहीं इसमें से ऑप्शन ना दें कि जो, हाँ, हाँ, नहीं तो स्टर भी तो सप्रेशन ऑफ फैट ही होती है, और क्या होता है स्टर में? फैट सेट का एक तरीका है ना, एक स्टर भी तो है ना जिसमें आप स्टर इमेजेस करते हैं, जिसमें बिल्कुल ही ब्लैक हो जाता है। फैट सेट में तो फिर भी वो आपके पास एक वो डिफरेंट होता है ना ऑप्शन। नहीं, लिम्स के लिए भी ठीक है आपकी बात, वो भी सही है, लेकिन इसका जो जो वो है ना, मेन रीजन वो ये है कि जो स्टर है ना वो T2 ब्राइट एरियाज को ना ब्राइट ही कई बार रख देता है। मतलब वो उसको सप्रेस नहीं कर सकता, उसकी इनहेरेंट, क्योंकि उसकी एक्विजिशन के अंदर ना T2 की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो T2 की प्रॉपर्टीज के अंदर अगर फ्लूइड भी होगा ना, तो वो उसमें भी ब्राइट नजर आ जाएगा, वो उसको अच्छी तरह स्प्रेस नहीं कर सकेगा। तो इसलिए फिर आपको कई दफा वो जो इमेज आप करते हैं ना स्टार का, तो उसमें ब्राइट, अगर आपको सिस्ट इस तरह की नजर भी आ रही है ना हेमरेजिक, तो आप उसको रॉन्गली कॉल कर सकते हैं कि ये जो है ना इसमें फैट है, जबकि वो फैट की वजह से मतलब स्प्रेस नहीं होती वो, यानी कि जो उसके अंदर जो उसका हाई सिग्नल आ रहा होता है वो बेसिकली T2 इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज की वजह से आ रहा होता है। तो ये थोड़ी सी फिजिक्स थी, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें हमेशा आपने फैट साइड पे ही जाना है, इसमें स्टर पे नहीं जाना है एब्डोमेन के अंदर। जबकि आजकल बड़े कॉमनली स्टर की इमेजेस, ये जो, क्योंकि छोटी जो मशीनें है ना इनमें फैट साइड नहीं होता, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो 0.3 टेस्ला होती है ना मशीनें, इनमें फैट साइड सीक्वेंसेस बहुत कम है, तो उनको जो है ना वो स्टर करना पड़ता है। तो ये अगर आपको कई एग्जामिनर्स जो है ना इमेजेस लगाते हैं जिन्होंने 0.3 पे कराए होते हैं इसके ना, तो उसमें आपने ये याद रखना है कि उसमें जो स्टर है उसके अंदर आपका जो, यानी कि जो 0.3 के टेस्ला की इमेजेस हैं, तो ये मेक श्योर करना है कि वो फैट साइट है या स्टर है। अगर स्टर है तो फिर आपने काफी कॉशन यूज करनी है कुछ भी डिस्क्रिप्शन देने से पहले। ठीक है जी। अच्छा, बाकी इसके अंदर वही सारे थे जो कितने कोई इंटरेस्टिंग किस्म के नहीं थे। ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो ये था कि T1 हाइपर इंटेंस होगा और T2 हाइपर इंटेंस होगा बेस्ड ऑन वही जो इसके ब्लड प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास है 34-year-old मेल पेशेंट विद पेल्विक पेन, पेल्विक अल्ट्रासाउंड जाते हैं और उसके अंदर जो है ना ये एक एकोजेनिक लीजन आ रहा है, और इसको जो है आपने अब फिर वही कि आपकी फाइंडिंग्स उन्होंने पूछी हैं इसके अंदर फॉर्म कि ये पहले तो इसको डायग्नोज करें। तो हमने इसको देखा था शायद पिछले भी अल्ट्रासाउंड में नजर आया था हमें इस तरह का इमेज, बिल्कुल डिफ्यूज एकोजेनिक एरिया है। तो ये मोस्ट लाइकली किसको इंडिकेट कर रहे हैं? फैट को। और उसके अंदर जो फैट है वो, अगर ये फैट नजर आ जाए किसी भी पेल्विक मैस के अंदर, तो वो मोस्ट लाइकली क्या होगा? वो होता है डर्मोइड या जो वो टेराटोमा। तो उसके अंदर जो है वो आपने इसके सिग्नल्स में से डिसाइड करना था कि क्या ये हो सकता है। T1 हाइपर इंटेंस, T2 हाइपोटेंस मैस विद फ्लूइड लेवल, ये तो भी हमने देख लिया है। उसके बाद सर्कमस्क्राइब एनहांसिंग मैस विद लो T1 एंड T2 सिग्नल्स। लो T1 एंड T2 सिग्नल्स किसके अंदर आते हैं जी? ये ओवरी के अंदर ही मैस पड़ा हुआ है ना। ये मेरे एक मिनट में आपको बड़ा करके दिखा दूं, पता नहीं क्यों इमेजेस नहीं चल रहा है, खैर हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर ये सर्कमस्क्राइब एनहांसिंग मैस विद लो T1 T2 सिग्नल ना, ये बिल्कुल फाइब्रोथिकोमा या फाइब्रोमा,
उसके बाद फिर वही थिक जंक्शनल जोन विद वो, तो ये तो उसका यूट्रस की आ गई। उसके बाद फिर है कॉम्प्लेक्स सर्कमस्क्राइब्ड मास विद फैट सिग्नल। तो फैट सिग्नल वही जो भी हमने डिस्कशन की है कि फैट साइड पर स्प्रेस हो जाएंगे, T1 और T2 पे वेरिएबली जो है वो मतलब T1 पे तो ब्राइट होंगे ही होंगे, T2 पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा T2 एक्वायर किया हुआ है। उसके बाद एन इरेगुलर एंड हेटेरोजेनस मैलोसाइटिस, ये भी उसके फाइब्रोथोमा की तरफ ही जाएगा। तो ये तो इसमें से कोई भी जो है नहीं हो सकती। और ये तो है हेटेरोजेनस मैस। हाँ ठीक है, ये सारे के सारे मेलिग्नेंसी के लिए है, तो इसमें हम इसके अंदर जो है वो हमारा सिर्फ ये फैट सिग्नल वाला लीजन आएगा। अच्छा, इसके अंदर था अगला क्वेश्चन, इसमें फिर आपके एमआरआई का क्वेश्चन था, और इसमें क्या था कि आपकी जो जोनल एनाटमी है उसके लिए आपको उन्होंने दिया था कि अगर आप किस में जो है, अगर एडिनोमायोसिस वो जो मायोसिस के पेशेंट्स हैं वो आप किस में, या जंक्शनल जोन वगैरह आपने किस में देखना होता है। तो इसमें ये बिल्कुल सिंपल सा था आपका कि इसमें हमेशा आप T2 वेटेड जो आपके इमेजेस होते हैं उसके अंदर ही आप देखते हैं। जो T1 प्री कंट्रास्ट पोस्ट कंट्रास्ट है उसमें ये कभी जंक्शनल एनाटमी जो है आपको क्लियर नहीं होती। पोस्ट कंट्रास्ट में आपको एंडोमेट्रियल लाइनिंग की चूंकि एनहांसमेंट बहुत अच्छी होती है, तो आपको एंडोमेट्रियल या एंडोमेट्रियम के अंदर कोई लीजन पड़ा तो उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन अदरवाइज जो जंक्शनल एनाटमी है, जो आपकी जोनल एनाटमी है यूट्रस की, उसके लिए हमेशा जो है वो T2 वेटेड होता है। जो DWI और ग्रेडियंट एक्ो है इनका रोल है, लेकिन इसमें नहीं है वो, इनका रोल जो है वो आगे मेलिग्नेंसी की ग्रेडिंग में अब आ रहा है कि अगर एक ट्यूमर पड़ा हुआ एंडोमेट्रियल, अब ये लो ग्रेड है, मिड ग्रेड है, हाई ग्रेड है, तो आप DWI कर लेते हैं उनका। तो उसमें अगर उसकी रिस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा है तो उसका मतलब है कि फिर वो हाई ग्रेड है और आपने इसकी सेक्शन करनी है और बायोप्सी पे भी जाना है। अगर सिंपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया फिर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं आती कई दफा। ये भी वही क्वेश्चन था, सॉरी डबल हो गया था, पता नहीं कैसे डबल हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, ये क्वेश्चन था जो कि जिसमें क्या लिखा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पैथोलॉजी शोन ऑन द इमेज विद नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा एंड नो हिस्ट्री ऑफ डायलिसिस। अच्छा, इसमें मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको के इसमें ये जो पेशेंट था ये क्या है बेसिकली, इसमें मसला, इसके अंदर मसला ये है कि इसके अंदर पेरीरीनल सारे का सारा हैमरेज हुआ पड़ा है पूरे का पूरा यहाँ पे, और ये सारे का सारा ब्लड हाइपरटेंस एरिया जो कि इसके साथ सारे के सारा है। अब उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे कि क्या इनमें से जो ये 4 ऑप्शंस है, रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल एंजियोमायोलाइपोमा, कोगुलोपैथिक हैमरेज और एक्वायर्ड सिस्टिक रीनल डिजीज, इनमें से मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो कौन सी है हैमरेज करने के लिए, यानी क्वेश्चन ये था बेसिकली। तो इसमें जो पेशेंट जो आपका होता है लार्ज पेरीरीनल हेमरेज, तो अगर ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री नहीं है ना तो मोस्ट लाइकली कॉज जो है वो AML होती है इसमें, ठीक है क्या। और ये पेशेंट इनके पास एग्जाम वालों के पास भी है, और वो एग्जाम वाले जो है उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया हुआ है। और उसमें क्या है, वो छोटा सा इस तरह का एक फैट कंटेनिंग एरिया पड़ा हुआ है और साथ जो है वो बड़ा सारा एक हेमरेज पड़ा हुआ है, और वो उसमें हम लोग सारे पेरीरीनल हेमरेज तो लिखाते हैं, लेकिन जो ये फैट कंटेनिंग एरिया या वो जो AML पड़ा होता है वो हमारे से मिस हो जाता है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री दी हुई है तो फिर तो ट्रॉमा नंबर 1 कॉज है आपकी पेरीरीनल हेमरेज की। और अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं दी हुई और पेशेंट स्पॉन्टेनियस प्रेजेंट हुआ है विद पेरीरीनल हेमरेज, तो इट मींस कि वो आपको कोई हिडन अकल्ट AML दिखाना चाह रहे हैं, और आप उसमें AML ढूंढेंगे और आपको AML उसमें मिल जाएगा। जिस तरह कि इसमें यहाँ पे एक आपको फैट कंटेनिंग एरिया से नजर आ रहा है जिसके अराउंड ये सारे का सारा जो है वो हेमरेज हुआ हुआ है। और इसमें डिस्कशनेबल है कि ये फैट है मिड है नहीं, लेकिन ये बड़ा एक क्लियर कट यहाँ पे एक पार्ट पड़ा हुआ है जो कि है। और इसमें बहरहाल जो भी कॉज थी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो रीनल एंजियोमायोलाइपोमा है, और इसको आपने याद रखना है, ठीक है, कि भाई इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो AML ही रहेगी, ठीक है। और जो ये है रीनल सेल कार्सिनोमा, ये उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है, मतलब पहली ट्रॉमा, उसके बाद AML, थर्ड नंबर पे आपने याद रखना है कि रीनल सेल कार्सिनोमा है। रीनल सेल कार्सिनोमा भी स्पॉन्टेनियस ब्लीड के साथ आ सकते हैं, इसलिए आपने इसको भी याद रखना है, लेकिन उसमें फिर आपको बाकी सारी की सारी जो है वो मतलब फाइंडिंग्स और इन्हांसमेंट पैटर्न्स और हिस्ट्री और जो होता है वो मेटास्टैटिक एरियाज भी दिखा दें साथ। और जो कोएगुलोपैथी है वो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसमें नॉर्मली वो पेरीरिनल नहीं होती, वो हमने भी देखी थी थोड़ी देर पहले कि वो कहाँ होती है, वो बेसिकली सॉस स्पेस या रेट्रोपेरिटोनियम के अंदर होती है। वो इस तरह किडनी को नॉर्मली इनगल्फ नहीं करती, जबकि जो AML का ब्लीड है वो चूंकि किडनी के पैरेन्काइमा से ओरिजिनेट किया होता है, तो पेरीरिनल जो है वो सारी की सारी ब्लीड दे देता है। और रप्चर्ड हेमरेजिक सिस्ट बिल्कुल हो सकती है जी, वो भी इसमें डेफिनेटली हो सकती है। व्हाट इज ऑन L2, यहाँ पे ये मेरे ख्याल से कुछ शायद वो पड़ा हुआ है,
क्या कहते हैं, कोई बोन सिस्ट है या कोई मेंजियोमा टाइप चीज है, लेकिन ये बहरहाल मेटास्टेसिस नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब ये एक पेशेंट था 21 नंबर, इसमें जो है 31 ईयर ओल्ड नहीं 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन स्क्रॉटम। और इसमें तो उन्होंने बिल्कुल आपको कैटेगोरिकली जो इमेजेस दिखाए थे जिसमें डायलेटेड थे और उसमें वेल्सल्वा के साथ उसने जो है वो 3 मिलीमीटर ज्यादा हो गया था। तो ये अच्छा, इसमें जो मेरे ख्याल से कैच था वो ये था कि हाँ ठीक है, लेफ्ट वेरिकोसील जो था ना, इसका आंसर था, मैं सॉरी यहाँ से राइट और लेफ्ट समझ रहा था। तो इसमें लेफ्ट वेरिकोसील है, और लेफ्ट वेरिकोसील का अगर क्वेश्चन आ जाए और इस तरह का आपको दिखा दें तो उसका अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ज्यादा वेरिकोसील क्यों बनती है। तो उसमें आपको आइडिया है कि उसकी जो ड्रेनेज है वो ऊपर जाके जो है वेन उसकी ड्रेन करती है, जो तो इस वजह से वहां पे उसकी ऑब्स्ट्रक्शन और उसके लेवल जो है, यानी कि फिर आपने ये जरूर बताना होता है कि अगर लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील है तो अब आपने जो है लेफ्ट रीनल की वैल्यूएशन भी करनी है कि हो सकता है वहां पे कोई ट्यूमर ना पड़ा हो जिसने जो है उसको इन्वेड करके तो जो लेफ्ट रीनल वेन है उसको ना इन्वेड कर लियो। तो इसलिए ये साथ कई दफा वो दिखाते हैं, इसलिए ये पेशेंट लगाया गया था कि आपको एक तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए और उसके बाद देखने हैं। इसके अंदर आप सिंपल जो है ना, जो आपकी है ना रेडियोलॉजी असिस्टेंट पे जो क्लासिफिकेशंस है बस उसको जानना। इसके अंदर ना ये इसकी क्लासिफिकेशंस में मेरा नहीं ख्याल होता था, पूछते हैं हम कि अपनी हर बंदे ने अपनी क्लासिफिकेशन बनाई होती है। तो लेकिन इसमें ना दो क्लासिफिकेशन शायद उधर दी हुई हैं रेडियोलॉजी असिस्टेंट पे, वो दोनों काफी लॉजिकल किस्म की हैं, तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा। वो क्लासिफिकेशन बेहतर है, डनहार्ट वाली कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप दोनों याद कर लें और आप दोनों ही सुना दें तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे फिर। अच्छा जी, ये एक पेशेंट था जो कि केस नंबर 22 है, उसमें इसमें फिर मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। इसमें दो एकोजेनिक एरियाज पड़े थे और ये आपका कौन सा स्कैन हुआ था, ये बेसिकली ट्रस या वो जो ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है जिसके थ्रू आप बायोप्सी करते हैं, तो उसमें आपके पास ये सारे के सारे प्रोस्टेट आ गई थी। और उसके अंदर जो है वो आपको यहाँ पे ये दोनों साइडों पे ये जो आपके प्रोस्टेटिक लोब्स आ रहे थे, और उसके पीछे जहाँ से वो जैकुलेटरी डक्ट एंटर होती हैं ये वो वाली जगह थी। और इसके अंदर ये दोनों एक्ोजेनिक एरियाज पड़े हुए थे, जो कि यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि ये क्यों इसको हिमोस्पर्मिया हुआ है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन जो थी उसमें बेसिकली एक थी जो सेमिनल वेसिकल कैल्कुलाई, नॉर्मल स्टडी तो नहीं थी क्योंकि ये सारी बात दो एक्ोजेनिक एरियाज के ऊपर इन्होंने मार्क किया हुआ था। तो प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन जो होती है वो ये याद रखना है कि वो प्रोस्टेट के अंदर होती है और यहाँ पे सेंट्रल पार्ट्स में इस जगह पे ज्यादा होती है जो दरमियान वाले एरियाज। उसके बाद जो कार्सिनोमा प्रोस्टेट है वो जाहिर बात इस तरह कैल्सिफिकेशन के साथ प्रेजेंट नहीं करता, वो एक लदा ट्यूमर होता है, उसकी एक्ोजेनिसिटी थोड़ी डिफरेंट हो चुकी होती है प्रोस्टेट से, इसलिए वहां बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर नजर आ जाता है। उसके बाद यूट्रिकल सिस्ट सिस्ट हाइपोइकोइक होती हैं, वो आपको हाइकोजेनिक नजर नहीं आती। तो ये बेसिकली जो था सेमिनल वेसिकल के कैलकुला आए थे और जहाँ पे जैकुलेटरी डक्ट्स आती हैं उसके अंदर पड़े हुए थे, और ये भी जो है हिमोस्पर्मिया की कॉज हो सकती है। और ये भी आप लोग जब सीटी रिपोर्ट करें या देखा करें तो इसमें जब आप प्रोस्टेट को वैल्यूएट कर रहे थे तो उसके साथ ही सेमिनल वेसिकल पड़े होते हैं, तो उनको भी आप जो है जरूर देखा करेंगे कैल्सिफिकेशन वगैरह आई हुई है कि नहीं। और अगर कैल्सिफिकेशन आई हुई है तो आपने उसको रिपोर्ट में भी करना होता है और एग्जाम में भी बताना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 था, और ये था 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है डिसयूरिया और कौन सा है। तो अब इसमें से ट्रू स्टेटमेंट आनी है, ट्रू स्टेटमेंट गो के इसमें एग्जाम में इतनी ट्रू स्टेटमेंट्स वाले नहीं क्वेश्चन आते, लेकिन स्टिल आप लोगों के लिए कि ये यहाँ पे दिस एंटिटी डज नॉट एलिवेट द रिस्क ऑफ कैंसर। तो आपको पता है कि जो ब्लैडर डायवर्टिकुलम होते हैं उसमें जो आपके कैंसर का खुदा ना खास्ता किसी को है तो उसके अंदर यूरिनरी स्टेसिस होता है, फिर इन्फेक्शन होती है, और उसकी वजह से स्केमोस सेल कार्सिनोमा या मेटाप्लेजिया जो है वो इसमें डेवलप कर सकता है इस तरह के डायवर्टिकुलम में। इसलिए ये जो है इसमें से ऑप्शन निकल जाती थी। एविडेंस ऑफ यूरिटेरोसील, अच्छा यूरिटेरोसील जो होती है वो क्या होता है, एक तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में डेवलप करती है और सॉरी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में प्रेजेंट करती है, और दूसरा इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें विजाइको यूरिटेरिक जंक्शन यानी कि थोड़ा सा बैक जहाँ पे यूरिटर आके इंसर्ट होता है ना, यूरिटेरोसील उस जगह पे होती हैं और वो विद इन दी वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होती है, अलहदा मतलब अनलेस के कुछ डायवर्टिकुलम ना हो वो फिर एक डायवर्टिकुलम है, लेकिन अदरवाइज वो सारे के सारे जो है वो वॉल के अंदर ही एरियाज होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर होता है अगला क्वेश्चन था ब्लैडर पीएस नॉर्मल नहीं ऑब्वियसली, एडिनोकार्सिनोमा भी नहीं है क्योंकि जाहिर बात है कि एडिनोकार्सिनोमा होता तो हमें ट्यूमर नजर आना चाहिए था, ट्यूमर तो नहीं इसमें नजर आ रहा। और इसमें यही है ब्लैडर शोज डायवर्टिकुलम विद ट्रेबिकुलेशन, तो ऑब्वियसली
ये इतना बड़ा डाइवर्टिकुलम पड़ा हुआ है और साथ ये थिक वॉल, यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़े थोड़े आपको हाइपोडेंस एरियाज वॉल के अंदर जाते नजर आ रहे हैं, जो कि इस चीज को भी इंडिकेट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं इसे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या था? हाँ, फॉर दीज नॉन कंट्रास्ट सीटी इमेजेस in patient with low ACTH, what hormone is the patient's most likely with what hormone is this patient most likely producing in excess? अब इसमें ये 5 हार्मोन दिए हुए हैं, इन सारों को हम देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इसमें सिर्फ एक जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि एक हार्मोन जो नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है, यानी कि इसमें आपने जो बात याद रखनी है वो है कि जो नेगेटिव फीडबैक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिसोल देता है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा ट्यूमर होगा जो कि कॉर्टिसोल प्रोड्यूसिंग होगा तो वो एसीटीएच को लो करेगा, लेकिन अगर दूसरे प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स हैं, मतलब जिस तरह के आपके एंड्रोजन और एल्डोस्टेरॉन्स हैं, ठीक है, एल्ड्रोजन और एल्डोस्टेरॉन्स जो है वो नेगेटिव फीडबैक नहीं देते, तो उसके साथ फिर एसीटीएच को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अब इसमें उसने ये कहा है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट था इसमें वो लो एसीटीएच था, और वो ये इंडिकेट कर रहा था कि अब कौन सा हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें से जो कॉर्टिसोल था ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और यही नेगेटिव फीडबैक देके एसीटीएच को कम करता है। जो इंसुलिन है वो तो आपको पता है पेनक्रियास से प्रोड्यूस होती है, जो ये है ये भी जो क्या कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन है, ये भी आपको किस एरिया से प्रोड्यूस होती है? मेडुलरी रीजन से प्रोड्यूस होती है, एड्रेनल ग्लैंड की, और इसका एसीटीएच के साथ कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वाले सिस्टम पे चले जाते हैं। मेडुलरी रीजन में जो कॉर्टिकल एरियाज के हार्मोन्स हैं उनमें कॉर्टिसोल, एंड्रोजन और एल्डोस्टेरॉन थे, उसमें सिर्फ कॉर्टिसोल एसीटीएच को रिड्यूस करता है, जो एंड्रोजन और बाकी एल्डोस्टेरॉन है इनके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स कोई नहीं होते। अगर ये ना होता तो फिर हम कह सकते थे कोई भी इनमें से हार्मोन ज्यादा हो रहा है, विजुअलाइजेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर क्योंकि उसने हमें लो एसीटीएच की ऑप्शन दे दी थी, तो लो सी एसीटीएच ऑप्शन जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ? कॉर्टिसोल के साथ। तो इसका मतलब ये था कि इसका आंसर जो है वो कॉर्टिसोल था। इसके बाद आता है 25वां आखिरी क्वेश्चन, और उसमें क्या था कि ये फेज इन फेज आउट। अच्छा, अब इसमें एक मिनट है, मुझे बड़ा करने दें। अच्छा, इसमें जो लीजन है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जहाँ पे नजर आ रहा है, और उसके अंदर यहाँ पे ये वाला लीजन नजर आ रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो अगर आपका एडिनोमा है, तो एडिनोमा में जो आपके कॉर्टिसोल, ये सॉरी ये जो क्या इसको कहते हैं कॉर्टिस ये मिनट है, कोलेस्ट्रॉल, सॉरी कोलेस्ट्रॉल। वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो चूंकि उसमें प्रीकर्सर होता है, तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा डिपॉजिट हो रहा होता है आपके एडिनोमा के अंदर। तो एडिनोमा में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो माइक्रो स्ट्रक्चर में होता है, और अगर माइक्रोस्कोपिक फैट है, माइक्रोस्कोपिक, तो इसका मतलब ये है कि वो फेज इन फेज आउट में सिग्नल लॉस करेगा। अगर माइक्रोस्कोपिक फैट नहीं है, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक फैट है या कोई सॉफ्ट टिश्यू एरिया है, तो वो आपको सिग्नल लॉस नहीं देगा फेज इन फेज आउट पे। फेज इन फेज आउट होने के लिए जरूरी है कि वो माइक्रोस्कोपिक फैट हो, जो कि आप ग्रॉस मेजर ना कर सकें, यानी कि जिसमें होता है ना पूरे का पूरा लाइपोमा, तो लाइपोमा कभी भी आपको फेज इन फेज आउट पे सिग्नल लॉस नहीं देगा, क्योंकि फेज इन फेज आउट में सिग्नल लॉस लाने के लिए जरूरी है कि वाटर और जो फैट है वो खट्टे एक ही वॉक्सल के अंदर आसपास पड़े हुए हों, फिर उस वॉक्सल के अंदर आपका जो है वो सिग्नल लॉस आएगा। अगर वो बाहर पड़े, एक दूसरे से अलग पड़े, तो फिर उनको कोई लॉजिक नहीं है। तो इसमें हमने सिर्फ ये देखना था कि अगर तो ये सारे का सारा ब्लैक हो जाता तो फिर तो हम इसको कहते हैं कि सिग्नल लॉस आ गया है फेज आउट में, लेकिन इसके अंदर फेज इन और फेज आउट के अंदर जो आपका मेन यानी कि लीजन है उसने सिग्नल लॉस नहीं दिया। और जो पेरीफ्री पे एक रिम आता है, ये इंडिया इंक आर्टिफैक्ट है, ये हमेशा सारों में आ जाता है, इसका इसका कोई वो नहीं है, ये इसकी पूरी राज पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी नहीं, फिजिक्स है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर हमने सिर्फ ये देखना था कि अगर तो ये सिग्नल लॉस दे देता फिर तो हम कहते हैं एडिनोमा है, और एडिनोमा जो है उसकी प्रेवलेंस काफी मतलब ज्यादा है, इवन के इंसिडेंटलोमा के तौर पे। तो जरूरी नहीं है कि जो नॉन मैलिग्नेंसी का पेशेंट हो उसमें हमेशा मेटास्टेसिस ही होगा एड्रिनल ग्लैंड में, उनमें भी एड्रिनल ग्लैंड में जो है वो एडिनोमा ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेटास्टैटिक डिपॉजिट्स। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने सिर्फ ये बताना है कि इसमें इसकी क्या वो फिगर थी, तो इसमें इसमें लिखा था देयर इज सिग्नल लॉस इन द लेफ्ट, देयरफॉर बेनाइन नहीं है,
ये भी आउट ऑफ फेस नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद देयर इज नो सिग्नल लॉस इन द लेफ्ट एडिनल नोड्यूल ऑन आउट ऑफ फेस इमेजेस, इट इज देयरफॉर माइट नॉट एन एडिनोमा और वर्कअप इज एडवाइज्ड। तो इसलिए जो है ना, ये ना तो हम इसके अंदर वो कंफर्म भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका मतलब ये था कि हम इसके अंदर यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ तक लाने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसकी अगर तो आप देखेंगे तो फिर आप इसकी बायोप्सी करेंगे, ठीक है। और बायोप्सी करने के बाद जो है ना, फिर आगे चलेंगे आप। तो इसका मतलब ये है कि इसका मेटास्टेसिस और इसकी मेलिग्नेंसी, हम ये नहीं कह सकते कि ये मेटास्टेसिस है, हम ये कह सकते हैं ये एडेनोमा नहीं है। तो आपने भी जब अपनी रिपोर्ट देनी है तो ये नहीं कहना कि ये मेटास्टेसिस है। मेटास्टेसिस नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एडिनोमा नहीं है। तो इसलिए आपने इसमें सॉर्ट ऑफ जो इसकी स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फेज एंड फेज आउट में सिग्नल ड्रॉप हो गया, एडिनोमा फाइन, छोड़ दे पेशेंट को। उसमें सिग्नल ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एडिनोमा नहीं है। और क्या है हमें नहीं पता, बायोप्सी कर लें, ठीक है। तो आपने उसको इस तरह बायोप्सी करके जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है पेशेंट को। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इतने थे, हाँ इतने थे। 25 क्वेश्चन जो है हमारे आज के पूरे हो गए हैं। और उसके बाद जो है अब हम अगला टेस्ट आप लोगों का, वैसे तो आना था 15 को परसों, लेकिन जो है आप लोगों के संडे को यूटिलाइज करने के लिए वो मैं कोशिश करूंगा कल दोपहर तक आप लोगों को करके टेस्ट दे दूं, ताकि कल संडे है तो कल आप लोग जो है ना एक दफा बैठ के इसको बड़े तसल्ली से, जो अगला टेस्ट है वो चूंकि अब 3 सिस्टम्स का इकट्ठे है, तो अब हमने 40 क्वेश्चन देने हैं, तो उसकी डिस्कशन भी थोड़ी लंबी होगी। तो इसलिए आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि हम कोशिश करेंगे कि ट्यूसडे की बजाय वेंसडे को इसकी डिस्कशन रख लेंगे, और आप लोग तब तक इसको पूरा कोशिश करेंगे करने के लिए। दूसरा, वो मैंने एक आपके साथ वो शेयर किया था, बल्कि इसमें मैं दिखा देता हूँ शायद, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये सॉर्ट ऑफ ये नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट टॉपिक्स हैं, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये ज्यादा इसमें जरूरी है। और इसमें अगर आप देखेंगे जिस तरह आप ईसोफेगस में गए, तो ये मैंने सारे के सारे जो उसके टॉपिक्स हैं ना उनको डिफरेंट कलर कोड कर दिए। ये तो वो है ना जो आपको मतलब क्या कहते हैं आने ही आने चाहिए सोते उठते, ये वो हैं जो उसके बाद आने चाहिए, और ये वो हैं जो उसके ये भी आने चाहिए। और आपको एफसीपीएस के लिए यहाँ तक ये सारे के सारे ही टॉपिक आने चाहिए। तो इसलिए इसके अंदर आपने एक तो ये ख्याल करना है, और दूसरा जो है वो आपने साथ ये देखिए ये सारे के सारे इस तरह टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इनको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा टॉपिक्स को, ताकि जो है ना वो हाँ कोई चीज मिस ना हो जाए और कोई टॉपिक आपके एग्जाम में जाते हुए रह ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम इसको, और अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम इनको यहाँ पे वो क्लोज ऑफ करते हैं, और फिर हम अगली दफा नेक्स्ट जो है वो